लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी की लोकप्रियता में भारी उछाल आया है। ये बात आज ही एक सर्वे में सामने आई है। हमने आज दिन में इस मुद्दे पर चर्चा की कि किस तरह भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को बहुत से ऐसे लोग पसंद करने लगे हैं जो 2019 के पहले राहुल गांधी की कुछ और छवि पहचानते थे, लेकिन 2019 के बाद 2023 आते आते और खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी को चाहने वाले लोगों में इजाफा हो गया और 1-2% नहीं बल्कि 15% लोगों का इजाफा हो गया है। तो ये 2019 के बाद की तस्वीर और 2023 की तस्वीर कह सकते हैं। 2019 में महज 24% लोग राहुल गांधी को पीएम पद का दावेदार मानते थे, लेकिन 2023 में अब ऐसा मानने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 27% हो गई है। वहीं मोदी जी 2019 में 44% लोग उनको मानते थे कि वो पीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन 2023 आते आते उनकी लोकप्रियता में 1% की गिरावट आ गई है और वो 43% पे आ गए हैं। हमने डीवी लाइव पर हमेशा इस बात का विश्लेषण किया है दोस्तों कि किस तरह राहुल गांधी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे तब बीजेपी को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सत्ता दिलाई और कर्नाटक में भी आ गए थे जेडीएस के साथ में। जब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं थे और केवल सांसद थे तब भारत जोड़ो यात्रा में अपना दम दिखाया था राहुल गांधी ने और हिमाचल प्रदेश बीजेपी के हाथों में गया, हाथों से गया और कांग्रेस के हाथों में आया। अब सांसद के तौर पर राहुल गांधी को अयोग्य करार दे दिया गया और मानहानि मामले में उनको सजा सुनाई गई। तब भी राहुल गांधी का जलवा ऐसा रहा कि कर्नाटक की सत्ता बीजेपी के हाथों से चली गई। राहुल कभी छात्रों के बीच चले जाते हैं, कभी महिलाओं के बीच जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर्स के बीच जाकर ट्रक पर बैठ जाते हैं, कभी बाजार में आम जनता के बीच चले जाते हैं। ऐसे में राहुल गांधी की लोकप्रियता तो बढ़नी ही है और राहुल का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा बीजेपी उतना नीचे गिरेगी। इसीलिए बीजेपी राहुल गांधी से डरती है और इसी कोशिश में है कि उन्हें किसी भी तरह से रोक कर रखा जाए। इसकी ताजा मिसाल अब सामने आई है जब राहुल गांधी की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आज 24 तारीख है, 28 तारीख को अमेरिका जाना है राहुल गांधी को। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में राहुल ने किस तरह बीजेपी को हिलाकर रख दिया था। अब अमेरिका में भी वही हाल ना हो जाए, इसीलिए बीजेपी इस कोशिश में है कि राहुल गांधी अमेरिका जा ही ना पाए। दरअसल राहुल अब सांसद नहीं है तो उनका राजनयिक पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसको कहते हैं, वो काम नहीं करेगा और राहुल ने उस पासपोर्ट को अब सरेंडर कर दिया है। अब राहुल गांधी को अमेरिका जाने के लिए नॉर्मल यानी सामान्य पासपोर्ट, जो हमारे आपके बीच पासपोर्ट होते हैं, वो पासपोर्ट बनवाने की जरूरत है। सामान्य पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेने के लिए राहुल गांधी ने एक अदालत, दिल्ली की एक अदालत का, राउत एवेन्यू कोर्ट का रुख किया। तो बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध करते हुए कहा कि इससे नेशनल हेराल्ड मामले में जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने, इसी अदालत ने, जहां कल भी सुनवाई होनी है और 26 तारीख को मामले की कल नहीं, अब 26 तारीख को ही मामले की सुनवाई होगी। अब परसों यानी 26 तारीख को इस मामले पर क्या फैसला आता है ये देखना होगा। लेकिन जब कोर्ट से निकल रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी। सुब्रमण्यम स्वामी जो अपनी ही सरकार पर लगातार हमलावर रहे, लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बातें करते रहे, वो सुब्रमण्यम स्वामी आज राहुल गांधी के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं कि ये जो केस है, नेशनल हेराल्ड का केस, वो लगाया हुआ सुब्रमण्यम स्वामी का ही है, जिस पर अभी जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कई नेता जो हैं, जो जिनके ऊपर ये केस किया गया है, वो जमानत पर हैं, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार चर्चा करती है। लेकिन अब जब राहुल गांधी विदेश जाना चाहते हैं, राहुल गांधी अमेरिका जाना चाहते हैं, वहां का कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो राहुल गांधी को रोकने के लिए एक और साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी भले मनुष्य हैं, भले नेता हैं और वो एनओसी के लिए कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट में एक दरख्वास्त अलग से सुब्रमण्यम स्वामी ने लगा दी।
आइए जरा सुन लेते हैं सुब्रमण्यम स्वामी क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पे जब कोर्ट से बाहर निकल रहे थे। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे कोर्ट ने जो राहुल गांधी ने जो याचिका पेश की है कि वो अब उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना होने के कारण उसकी जो लाल रंग का होता है वो ना होने के कारण वो नया पासपोर्ट की मांग कर रहे हैं, परंतु उसमें अड़चन है कि मेरा जो नेशनल हेराल्ड केस है उसमें उनको जो अंकुश लगी है उसके अनुसार इस पर विचार होना पड़ेगा कि उनको पासपोर्ट दिया जाए या ना दी जाए। जब एमपी थे तो आसानी से मिलती थी, अब वो एमपी नहीं है तो इस पर विचार होनी है। मैंने ये कहा है कि इसके अतिरिक्त उनको पासपोर्ट मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए, उसके लिए एक अतिरिक्त विषय भी है। तो आप सुन रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी को, और इस पर फैसला 26 तारीख को आना है और 28 तारीख को राहुल गांधी को अमेरिका जाना है। क्या राहुल गांधी 28 तारीख को अमेरिका जा पाएंगे ये समझना होगा। लेकिन जो हम लिख रहे हैं उतर रहा है बीजेपी का मुखौटा। क्यों लिख रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये आगे देखेंगे। इससे एक बात तो साफ नजर आ रही है कि इससे बीजेपी का राहुल से डर वाला जो चेहरा है वो बहुत ही खुल करके साफ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो साफ साफ नजर आ रही हैं, और यहाँ राहुल गांधी जो हैं वो बीजेपी को डरा जरूर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन होना है। संसद भवन कौन सा? सेंट्रल विस्टा का, उसका उद्घाटन होना है, और उस उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से यह उद्घाटन होना है। लेकिन उससे पहले बवाल मच गया है। बवाल इसलिए क्योंकि संसद भवन सेंट्रल विस्टा में जो बनाया गया है उसका उद्घाटन विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति जी के हाथों होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के हाथों न करवा करके आप प्रधानमंत्री के हाथों करवा रहे हैं, इसीलिए हम उस उद्घाटन में 28 तारीख को जो उद्घाटन समारोह है उसका विरोध करते हैं। दूसरी तरफ ये बात भी आ रही है साफ साफ कि 28 तारीख को सावरकर की जयंती है, क्या जानबूझ करके, और 28 तारीख संडे है, रविवार है, रविवार के दिन आप इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, और इसलिए क्योंकि सावरकर की जयंती वाले दिन ही करना है, क्या ये है? तो 19 दलों ने, कांग्रेस सहित 19 दलों ने इसका विरोध किया है, और ये जो विरोध है उसमें राहुल गांधी बहुत ही मुखर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है आज। ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है जरा देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए जरा ट्वीट में क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। थोड़ी देर बाद ट्वीट दिखाता हूं, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस और इन दोनों मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा, या कांग्रेस कह लें या राहुल गांधी कह लें, इनके अलावा 19 दल जो हैं यानी 18 और भी, ये अब एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ अगर 18 दल आ गए और एक उद्घाटन के बहिष्कार पे, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय के लिए जो विपक्षी एकता की गांठ कितनी मजबूत होती जा रही है, या गांठ कितनी मजबूत हो चुकी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी की लोकप्रियता, दूसरी तरफ बहिष्कार, तीसरी तरफ राहुल गांधी का पासपोर्ट रोकना। लोकप्रियता की बात में एक तस्वीर और भी अभी आ रही है जो स्क्रीन पे ही आप देख रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में हैं, मोदी के नारे लगवा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं जो अपने ट्रक ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठकर अंबाला से, चंडीगढ़ से अंबाला जा रहे हैं, वहाँ से हिमाचल प्रदेश शिमला पहुँचे। तो ये सारी तस्वीरें हैं, और ऐसी तस्वीरों के बीच अगर राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है तो परेशान तो होगी ही भाजपा, और परेशान होगी तो क्या राहुल गांधी के पासपोर्ट को रुकवा देगी। पासपोर्ट अगर राहुल गांधी का नहीं बनेगा तो वो अमेरिका नहीं जा पाएंगे। तो बात यहाँ एक लोकप्रियता, दूसरी पासपोर्ट, तीसरी जो बात है वो है संसद भवन, यानी नए संसद भवन के उद्घाटन, और उसमें एक साथ 19 दलों का साथ आना। और इन सब की बातें अगर करें तो कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि मुखौटे तो जो हैं बीजेपी के वो उतर रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं।
थोड़ी देर बाद हम देखेंगे ज़रूर कि राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा क्या है, और वो तस्वीर भी देखना चाहते हैं। वो जो चिट्ठी इन लोगों ने लिखी है 19 दलों ने, अगर स्क्रीन पर ले आए, 19 दलों ने जो चिट्ठी लिखी है, ये देखिए चिट्ठी है, और साफ साफ समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य। ये जो चिट्ठी आपके सामने हम रख रहे हैं, इस चिट्ठी में नीचे आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर के लास्ट में, हालांकि बहुत छोटी चिट्ठी है, MDMK तक, फॉन्ट बहुत छोटा है इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन 19 दल साथ साथ यहाँ नीचे नजर आ रहे हैं। ये जो 19 दल हैं ये बहुत, अब थोड़ा नीचे का हटा दीजिए तो शायद मैं पढ़ भी दूं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, फिर आम आदमी पार्टी है, शिवसेना है, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, समाजवादी पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, मणि और विलुथलाई चिरुथिगल कच्ची हैं, राष्ट्रीय लोक दल है, फिर उसके अलावा आप तृणमूल कांग्रेस है, जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, राष्ट्रीय जनता दल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, और मारुम लाची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, यानी MDMK। ये 19 दल साथ साथ, और इन लोगों ने साफ अपना संदेश दे दिया है कि हम इस नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करते हैं। छोटी मोटी बात नहीं है। चलिए यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या मुखौटा उतर रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाते हैं, आगे बढ़ते हैं और सीधा कोशिश करते हैं जानने समझने की कि चल क्या रहा है। हमारे साथ देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, फुल है अपना हाउस। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मीनू जैन जी, मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार सिंह जी, संजय जी आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, और यहाँ साथ में जुड़े हुए हैं हमारे साथ शकील अख्तर जी। शकील अख्तर जी सीधे अभी कांग्रेस मुख्यालय से इधर आ रहे हैं और इनके पास ही आना चाहता हूँ। शकील अख्तर जी, कांग्रेस मुख्यालय में बहुत गहमा गहमी आज थी, और आपको इसलिए खींच के मैं बोला नहीं आप आ जाइए, स्टूडियो आइए और यहीं बात करेंगे और बात पहुंचाएंगे अपने तमाम साथियों के बीच कि चल क्या रहा है। राहुल गांधी को विदेश जाने से रोकने की साजिश रची जा रही है शकील अख्तर जी, और कौन है आखिर इसके पीछे? क्या सुब्रमण्यम स्वामी ही है या कोई और है? नहीं, देखिए वो तो आपको मालूम है कि कौन है। सुब्रमण्यम स्वामी तो एक बहुत छोटा सा टूल बन गए हैं। कभी जब वो नेशनल हेराल्ड केस को कोर्ट में लेके गए थे तब वो अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व थे, मगर पिछले 9 साल ही कहिए आप, 7-8 साल में आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कभी वो मोदी जी पे प्रहार करते हैं, कभी वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे करते हैं, और आज जब उनसे कहा गया कि एक मौका है तो वो वापस राहुल गांधी पे प्रहार करने के लिए राउज एवेन्यू की कोर्ट पहुंच गए। लेकिन देखिए आज की तारीख में क्या राहुल जो हैं किसी के रोके से रुकने वाले हैं? अब स्थिति वो हो गई कि राहुल को रोकना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। आपने सारी कोशिशें कर ली, 2 साल की सजा तक दिलवा ली, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? आपने मकान खाली करवा लिया, आपने SPG की जो सुरक्षा थी वो वापस ले ली, सड़क पे चलते हुए जब हाथरस जा रहे थे धक्के मार के नीचे गिरा दिया, और अब विदेश यात्रा जाने से रोकना चाह रहे हैं। और हमें लगता है कि इसके आगे भी कुछ और इनके पास स्टेप्स हैं जो वो लेंगे। लेकिन वो जैसे साहिर साहब ने एक बहुत पहले कहा था, साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर है जो हमें इस वक्त बहुत ही मौजू लगता है इस बात पे कि 1000 बरख गिरे, बरख है ना बिजली, 1000 बरख गिरे लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो ये बिजलियाँ गिराओ आप और आंधियाँ उठाओ आप, इन सबसे अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता के बीच में जो अभी आप ही बता रहे थे इसको, इसके अलावा भी बहुत सारे पैमाने हैं जिन पे भी ये बात सही साबित होती है। और आप जो भी एक पैमाना बता रहे थे NDTV का, वो NDTV जो आजकल पूरी तरह सरकार के साथ है और एक गोदी मीडिया का बड़ा नया रूप बन गया है, जिसमें से कल एक महिला एंकर ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया इसी बात को लेके कि उनसे कुछ और कहलवाया जा रहा था।
और उन्होंने वो कहने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि इस विषय के ऊपर, महिला विषय पे एक स्टोरी उनको बनाने के लिए कहा था। इस महिला विषय पे अगर हम एक स्टोरी बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कि महिला विषय को लोग किस तरह उठाते हैं, तो इसमें मुझे ये कहना पड़ेगा कि इसमें ओ दीदी भी बोला जाता है, और इसमें सूर्पणखा भी बोला जाता है, और इसमें कांग्रेस की विधवा भी बोला जाता है। तो जाहिर है कि वो एनडीटीवी आज जो हो गया है, जिस तरह अडानी के पास चला गया है, उन्होंने उससे इनकार कर दिया और उस महिला पत्रकार ने एक बहुत ही हिम्मत दिखाते हुए अपना इस्तीफा उनके मुंह पे फेंक दिया। ये लो अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाचना चाहे। तो आज की तारीख में राहुल को रोकना असंभव है। क्यों? उसके एक कारण है सबसे बड़ा, कि उस आदमी के व्यक्तित्व में जो एक जीवट है वो एक इनबिल्ट होता है, वो अंदर की चीज़ है जिसको आप कुछ कर नहीं सकते। वो आप कह सकते हैं कि जैसे अंदर से कोई डिफ़ॉल्टी है, वो तो एक डिफ़ॉल्ट किस्म की चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट जिसे कहते हैं, कि वो आप कंपनी में भी ले जाओ तो निकलने वाला नहीं है। तो उनकी हिम्मत, उनकी साहस, अपने उसूलों पे अड़ना, उसको लेके कांग्रेस भी कई बार मुश्किल में पड़ जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरा सोच है और ये मेरा उसूल है, ये मेरे सिद्धांत है। तो आज की तारीख में राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा, जिसका इतनी चर्चा हो गई और ख़ुद आपने इतनी बड़ी चर्चा कर दी, आपने और प्रशांत जी ने यहाँ से जो सैम पित्रोदा का इंटरव्यू लिया, उसकी सिर्फ यही नहीं है, अमेरिका में भी बहुत चर्चा है उसकी, और बाकी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी चर्चा है जो आप लोगों ने उनसे बात करी है और जो चीज़ें सामने लाए हैं। और जिस तरह से सैम पित्रोदा ने कहा कि विवाद से तो हम तो बचना चाहते हैं, कांग्रेस बचना चाहती है, मगर विवाद तो वो पैदा करते हैं। तो आज आपने देख लिया कि विवाद किस तरह पैदा किया गया। राहुल गांधी ने एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कहा कि मुझे पासपोर्ट दे दीजिए, पासपोर्ट चेंज कर दीजिए, दे नहीं दीजिए, पासपोर्ट तो मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पासपोर्ट की जो क्लास है वो एक चेंज होना है। तो जैसे ही आप किसी भी कागज़ सरकारी दफ्तर में देते हैं तो किसी को मालूम नहीं पड़ता, वो हमारे और उस अधिकारी के बीच की बात होती है। लेकिन वो तत्काल बात लीक कर दी गई, सुब्रमण्यम स्वामी तक पहुंचा दी गई और सुब्रमण्यम स्वामी से कहा गया कि आप फौरन कोर्ट में पहुंच के आप एक रिट दायर कर दीजिए, और उन्होंने वो कर दी है। अब हमें नहीं लगता कि चीज़ें इतनी आसान रहेंगी, मुश्किलें बहुत आएंगी। आप फिर से अमेरिका में बात करिए और अमेरिका में जो आपके लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखते हैं, वो आपको बताएंगे कि वहाँ पे लोगों के अंदर कितनी गहरी निराशा है, कितना गुस्सा है। सिर्फ निराशा नहीं है, वो लोग इस बात से बहुत नाराज़ हैं, न केवल हिंदुस्तानी जो वहाँ रहता है, बल्कि वहाँ के लोग भी, कि इस तरह से अमेरिका जैसे स्वतंत्र देश में आप किसी को आने से रोक रहे हैं, और एक साधारण से तकनीकी मामले को लेकर। तो अब राहुल का मामला जो है वो न केवल हिंदुस्तान में, जिसको बार बार बीजेपी आरोप लगाती थी कि आप विदेश जाते हैं और वहाँ पे जाके आप विवाद पैदा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बारे में बोलते हैं, तो अब राहुल ने कुछ नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने खुद ही इस विवाद को पैदा कर दिया है और इसका जवाब अंतर्राष्ट्रीय अखबार देंगे। और वहाँ पे विवाद शुरू हो गया है कि भारत का एक सांसद, भारत की सबसे बड़ी पार्टी का भूतपूर्व अध्यक्ष, उसको अमेरिका आने से किस तरह से छोटे से एक तकनीकी कारण की वजह से रोका जा रहा है। जी, बड़ी बात है और उस पर चर्चा और आगे बढ़ाएंगे हम। शकील अख्तर जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। क्यों अमेरिका जाने से राहुल गांधी को रोका जा रहा है, क्यों राहुल गांधी की लोकप्रियता वो भी एनडीटीवी पर एक तरफ दिखाई जा रही है, और उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बल्ले बल्ले वहाँ ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ लोकप्रियता में गिरावट बताई जा रही है, इसके भी कुछ कारण हो सकते हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ क्या राहुल गांधी पर लगाम कसने की कोशिश में मोदी सरकार है या कुछ और है? क्या ये जो सियासी दांवपेच है इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम जानने समझने की कोशिश, और साथ साथ क्या कुछ सियासत में चल रहा है, कैसे मुखौटा जो है वो उतर रहा है बीजेपी का, कैसे एक संसद भवन का जो उद्घाटन होना चाहिए राष्ट्रपति के हाथों वो प्रधानमंत्री के हाथों करवाया जा रहा है। हरी झंडी जो है वो प्रधानमंत्री ही क्यों दिखाएंगे और कोई क्यों नहीं दिखाएगा? सवाल तो उठता है। अब तो बच्चा भी पूछने लगा है। आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास। मीनू जी, किस रूप में देखा जाए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार से लेकर राहुल गांधी की यात्रा पर कैसे रोक लगे, ये कहीं ना कहीं वो छटपटाहट है, और खासकर बहिष्कार तो खैर विपक्षी दल का है, लेकिन संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ही क्यों करेंगे, ये सवाल तो विपक्ष पूछेगा ही।
और पूछ रहा है। और अब कह रहा है, संयुक्त बयान जारी कर दिया, जो अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने रख रहे थे। 19 दल एक साथ हैं और ऐसे में ये सवाल देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी पूछा तो जाएगा। किस रूप में देखती हैं आप? कर लीजिए प्लीज। जी राजीव जी, आपने जैसे इंट्रो में बताया भी अभी कि राहुल गांधी का जो पासपोर्ट का मामला है वो उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, मतलब सांसद होने के नाते। तो एक तो सबसे पहले तो उनकी इंटीग्रिटी देखिए कि वो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उसी पासपोर्ट पे चल दिए वो वहां पे और कुछ हेरा फेरी करके पहुंच गए वहां पे। वो उन्होंने सबसे पहले उसको ऑर्डिनरी उसके लिए एप्लीकेशन लगाया थ्रू प्रॉपर चैनल। 26 मार्च को लगाया था और अब उनको सुध आई है एंड टाइम पे, ताकि एंड टाइम पे लगाया जाए। इसमें हो सकता है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो बहुत राज्यसभा की उन्हें सदस्यता नहीं मिली और उसके बाद से वो मोदी के ऊपर हमलावर हैं। हर तरह की गाली गलौज और जो उनके शब्दों में कर सकते हैं वो ट्विटर पे करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है मोदी जी ने कुछ दाने डाल दिए उनकी तरफ कि भाई चलो आपको ये दे दूंगा, जरा इसकी यात्रा रुकवाओ। क्योंकि जो आप बता रहे हैं पॉपुलैरिटी चार्ट और जो अदरवाइज भी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में और लोकप्रियता में बढ़ावा होता जा रहा है, कर्नाटक की जीत से जो उनकी मतलब एक प्रतिष्ठा में कमी आई है, तो वो उसका बदला जो वो चाहते हैं कि मैं राहुल गांधी का पासपोर्ट इसको इशू ना हो पाए। देखिए इसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी के कहने से या अंदर क्या डील हुई है वो मैं तो अनुमान बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सच है। कुछ डील हुई होगी तो वो आ गए, लेकिन होना इसमें कुछ नहीं है, अनावश्यक डिले होगा करेंगे। क्योंकि उन्होंने जो जज ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने इस ट्रैवल पे, ओवरसीज ट्रैवल पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कभी भी राहुल गांधी की, और वो इससे पहले भी जा चुके हैं, कई बार जा चुके हैं। तो आप अगर जो नेशनल हेराल्ड का जो केस का हवाला देखे, ये प्ली आपने जो डाली है उसको वो स्टैंड नहीं करती है। क्योंकि जब ट्रैवल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनकी, तो आप ये अब कैसे ले आए? और वो जब भी ट्रैवल करने गए ओवरसीज वो वापस आए हैं, तो उसमें मसला कुछ नहीं है। उन्होंने कोर्ट ने उनको 26 तारीख को जवाब देने का टाइम दिया था। अब वो देखो क्या करते हैं, सही टाइम पे जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। उन्होंने उसको भी कहा है कि कम टाइम है मुझे जवाब देने के लिए, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि कोर्ट का जो पहले का ऑर्डर है उसी पे के ऊपर स्टैंड करेगा जो भी जज होगा वहां पे, तो वो उसको उसी पे स्टैंड करना होगा, आउट ऑफ वे नहीं जा सकते वो तो। लेकिन इसके बदले में राहुल गांधी को जरूर सहानुभूति मिल जाएगी। आप जाने अनजाने में आप कर तो रहे हैं, राहुल गांधी को रोकना चाह रहे हैं, लेकिन आप जाने अनजाने में उसके प्रति सहानुभूति की एक लहर पैदा करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी है कि भाई आप कहां से उसको वंचित करोगे, उसके लिए क्या क्या चीज छीनोगे उससे आप। तो और दूसरे आप बता रहे हैं कि आप मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि हम कितने अलोकतांत्रिक हैं, हम किस तरीके से बेवजह एक व्यक्ति के पासपोर्ट इशू होने के में बेवजह हम हिंड्रेंस बाधा डाल रहे हैं। तो इससे होना कुछ नहीं है और मोदी जी की छवि गिरनी है। उनको अभी भी ये नहीं है, मोदी जी सोच रहे हैं मैं ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं क्या गेन कर दिया। वहां ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन के हॉल में कहीं कोई हॉल होगा एक्स्ट्रा कोई, वहां पे उसमें वो दिखाई जा रही है फिल्म, उसमें संजीव भट्ट की बेटी को बुलाया गया है डिस्कशन पैनल में, आकार पटेल को बुलाया गया है, जिस आकार पटेल का इन्होंने पासपोर्ट उसको भी ट्रैवल से इन्होंने बैन लगा रखा है। और संजीव भट्ट की बेटी अगर वहां डिस्कशन पे बुलाई गई तो इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है। इतना जो ऑस्ट्रेलिया गोरे लोग है ना, ये बड़ा महीन पीस थे। यहाँ तो बोल दिया कि आप कोई जी यू आर द बॉस, और उधर फिल्म दिखा रहे हैं। मतलब स्टिक एंड कैरेट हो रहा है कि उसको स्टिक से उसको एडमॉनिश भी किया जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है और कैरेट भी दी जा रही है उसको खाने के लिए। तो मोदी जी तो खुश यू आर द बॉस पे, और उधर वो फिल्म दिखा रहे हैं और उसमें उनको बुला रहे हैं जो इनके बेटे नायर हैं, आकार पटेल और उसकी बेटी संजीव भट्ट की। तो इनका मुखौटा तो बाहर वाले उतार रहे हैं, जिसको कहते हैं नोच नोच के उतार रहे हैं, और खुद ऐसे कृत्य हैं इनके जिससे कि ये उतर रहा है। अब ये जो ही पासपोर्ट का मामला है, बहुत बुरी मुंह खाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी। अब पता नहीं क्या मिलेगा उनको इसके बदले, वो देखने वाली बात होगी। जी राजीव जी। बिल्कुल, जज जो थे मजिस्ट्रेट, उन्होंने साफ कहा कि 5 साल से राहुल गांधी विदेश जाते आते रहे हैं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ
कि वो पासपोर्ट का दुरुपयोग उन्होंने किया है। ये साफ साफ उन्होंने कहा। जो बात अभी आप रख रही थी उसी बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा था, और ये बात आप कह भी चुकी हैं मीनू जी। तो जज जो हैं, मजिस्ट्रेट जो हैं इस मसले के राउज एवेन्यू कोर्ट के, उनका साफ कहना था कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि एनओसी न दिया जाए, लेकिन फिर भी एक याचिका लगा दी गई है, एक चिट्ठी लगा दी गई है, तो उस पर सुनवाई तो होनी है। कोर्ट का मामला है। आप जानते हैं आज ही एक फैसला आया है आजम खान का, जिनकी सदस्यता, संसद की सदस्यता जो है वो चली गई थी। इसलिए चली गई थी क्योंकि उनके ऊपर हेट स्पीच का मामला था। उनको सज़ा हुई 3 साल की, और आज वो बरी हो गए। लेकिन इस बीच आनन फानन में जैसे उनकी सदस्यता जाती है, सज़ा मिलती है, 24 घंटे के अंदर सदस्यता जाती है, और 1 सप्ताह के अंदर चुनाव आयोग वहाँ चुनाव कराने का फैसला ले लेता है, और अब बीजेपी का सांसद वहाँ से है। तो ये बहुत हड़बड़ी लगी हुई है, मची हुई है हमारे देश के रहनुमाओं को। रहनुमा उन लोगों को कह रहा हूँ जो अपने आप को समझ रहे हैं, वरना ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई रहनुमा नहीं होता है। खैर, हाउडी मोदी से लेकर के मोदी इज़ द बॉस सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप बता ही रही हैं कि क्या कुछ वहाँ डॉक्यूमेंट्री जो दिखाई जा रही है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। कल हम चर्चा हमारे साथ जुड़े हुए थे ऑस्ट्रेलिया से ही हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार नीरज नंदा जी, उन्होंने बताया भी कि कैसे बसों में भर करके लोगों को लाया गया और यहाँ मोदी के नारे लगवाए जाते हैं। तो एक रूप वो भी है जो दिखाया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, और एक रूप वो भी है जो वहाँ रहने वाले लोग जो हैं, और ख़ासकर वरिष्ठ पत्रकार, बुद्धिजीवी, वो बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है विदेशों में। क्या हार के गम को भुलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए हैं? ये बड़ा सवाल है। आप लोग सोचिएगा, हार का गम कर्नाटक का गम जो है, जहां मोदी जी का मैजिक नहीं चला था, लेकिन यहां राहुल का मैजिक कैसा चल रहा है और क्यों परेशान है बीजेपी, और क्यों मुखौटे जो हैं उतर रहे हैं, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, आपसे समझना चाहता हूं लोकप्रियता से लेकर, कल से लेकर आज तक राहुल गांधी को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं। देखिए, कल सुबह सुबह हम लोगों ने खबर देखी कि राहुल गांधी ट्रक पर सवार हो गए। कल शाम को एनडीटीवी ने खबर दे दी कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल है, और आज खबर यह आ गई कि वो पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, नया पासपोर्ट, लेकिन पासपोर्ट बनवाने नहीं दिया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं डर है, भय है, क्या ये माना जाए? और राहुल गांधी को इधर ये देखते हैं तो दूसरी तरफ पैरेलली एक खबर ये भी चल रही है कि नए संसद भवन का उद्घाटन है और विपक्षी दल लामबंद हैं, नहीं जाना है जी, बहिष्कार करना है, आप जाइए अपनी डमरू बजाइए, अपना डुगडुगी बजाते रहिए। क्या ये माना जाए? और ऐसा अगर है तो फिर प्रधानमंत्री क्या करें? आखिर ऑस्ट्रेलिया से आएंगे और 28 तारीख को संसद भवन में अगरबत्ती तो विधि विधान के साथ लिखा हुआ है, विधि विधान के साथ होगा। नारियल फोड़ेंगे जरूर, पहले भी फोड़ा था वो अशोक स्तंभ के सामने, और वहां भी उस समय भी बवाल मचा था कि ये जो चित्र है उसमें जो बाघ है वो उसका चेहरा खूंखार दिखाया गया है। लेकिन अब पता नहीं अब आने वाले 28 तारीख को क्या क्या हम देखेंगे। जी नहीं, भविष्य की पीढ़ियां इस दौर के इतिहास को बहुत अंडरलाइन करके पढ़ेंगी और देखेंगी, तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन कई सारे सवाल राजीव जी आपकी तरफ से आ गए हैं। तो एक तो शुरुआत में करता हूँ, जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, ये बड़े कलाकार हैं और इन्होंने कहानी सुनाई इन दोनों को, मोदी और अमित शाह को, और वो कहानी ये थी कि नेशनल हेराल्ड का मामला उन्होंने सुनाया कि इनको राजनीति से ही हम साफ करवा देंगे नेशनल हेराल्ड के मामले पे। वो कहानी बिक गई इनकी, इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया, इनको उम्मीद थी कि वित्त मंत्री भी बना दिया जाएगा, इनको सरकारी मकान मिल गया, इनको सिक्योरिटी मिल गई, शायद Z+ सिक्योरिटी मिल गई थी। अब जब धीमे धीमे देखा कि वो कहानी फर्जी थी और कहानी में कुछ निकला नहीं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी पूछताछ हुए, अभी 9 या 10 महीने हो गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो अब सुब्रमण्यम स्वामी जी की दुकान जो है वो चल नहीं पा रही है। ना इनका राज्यसभा का रिन्यूअल हुआ, ना इनको कोई मंत्री पद मिला, ना इनको कुछ और कुछ चाहते होंगे वो भी नहीं मिला। तो सुब्रमण्यम स्वामी
अपनी रेलिवेंस को बार बार साबित करने के लिए ये सब कारनामे करते हैं। दूसरी बात कि देखिए, जहां तक अमेरिका जाने का मामला है, राहुल गांधी के ऊपर इसने अगर आप दमन कर रहे हैं, तो अगर हम सुबह एक हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया, अभी मैं बात करूंगा उसकी भी, राहुल गांधी की लोकप्रियता अगर बढ़ रही है, उसमें कारण भारत जोड़ो यात्रा या उनका अपना पर्सनल जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो तो है ही, इस तरीके के दमनकारी जो काम हो रहे हैं वो भी एक फैक्टर है राहुल गांधी की लोकप्रियता के बढ़ने का। ये जो सर्वे दिखाया एनडीटीवी ने, जो अब अडानी के पास चला गया है, वो सर्वे उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता खत्म होने के बाद ही करवाया गया है और उसमें कहा जा रहा है कि लोकप्रियता बढ़ रही है। तो जितना राहुल गांधी पर दमन किया जा रहा है, 10 मई से 19 मई के बीच का है, ये इसी महीने का है, 10 मई से 19 मई का ये सर्वे है जी। तो इसका मतलब है कि जो दमनकारी काम हो रहा है राहुल गांधी के ऊपर, उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ने का एक कारण वो भी है। और हम इतिहास में देख चुके हैं कि इस तरीके के कारनामे होते हैं तो क्या होता है। दूसरी की देखिए, एक चीज मैं अमेरिका के बारे में बता दूं, क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं और उनका पासपोर्ट अगर नहीं दिया जाता है, बड़ी मामूली प्रक्रिया है राजीव जी। अभी कुछ दिन पहले मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया। मैं आधे घंटे के लिए गया, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की, 3 दिन बाद वो पासपोर्ट आ गया डाक से घर पे। तो बड़ी मामूली प्रक्रिया होती है पासपोर्ट की, ऐसा कोई वो नहीं है। अब राहुल गांधी तो मैं तो आम आदमी हूँ, राहुल गांधी तो उतना आम आदमी नहीं है जितना मैं हूँ। बहरहाल देखिए, अमेरिका में सैम पिट्रोडा जी से तो बात हुई हमारी, उसके अलावा भी और लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिकन के सिस्टम को जानता हूँ। अमेरिका में राजीव जी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बहुत अहम रोल अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट में है। राहुल गांधी का मुख्य प्रोग्राम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड में है। विपक्षी दलों की भूमिका निभाती हैं वहां पे यूनिवर्सिटीज, सरकार के एडवाइजर्स होती हैं यूनिवर्सिटीज। मैं एक बात और बता दूं यहाँ पे कि प्रेसिडेंशियल डिबेट हम लोग देखते हैं ना, जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं अमेरिका में, वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में होते हैं। वो यूनिवर्सिटियां ऑर्गेनाइज करती हैं, 3 डिबेट होते हैं, तीनों डिबेट यूनिवर्सिटियां ऑर्गेनाइज करती हैं। तो अमेरिकन सिस्टम में यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा रोल है। अगर राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में नहीं जाने दिया गया और यहाँ पे पासपोर्ट में उनका फंसाया गया, तो बहुत बड़ा इशू अमेरिका में ये बनेगा। क्योंकि जितना वहाँ का मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ का सिस्टम है, वहाँ की अदालतें हैं, वो यूनिवर्सिटीज को बहुत गंभीरता से लेती हैं। अब जो संसद का यहाँ पे मामला चल रहा है, देखिए आर्टिकल 79 भारत के संविधान का है, वो बहुत साफ तरीके से कहता है कि संसद के 3 हिस्से हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और संसद, उसके बगैर संसद पूरी नहीं हो सकती। तो अगर संसद का हिस्सा राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति कोई न्योता तक नहीं दे रहे हो, आप बुला भी नहीं रहे हो, उद्घाटन तो दूर की बात है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लोकसभा स्पीकर की सेक्रेटरी जनरल की तरफ से जो इनविटेशन कार्ड आया है उस कार्यक्रम का, उसको देखा, उसमें तो उपराष्ट्रपति का भी नाम नहीं है। प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, तो उपराष्ट्रपति चेयरमैन होता है राज्यसभा का। हालांकि जो मौजूदा चेयरमैन है वो हाउस का संचालन जिस तरह करते हैं उस पर मेरी एक अलग राय है, लेकिन बावजूद उसके वो एक संवैधानिक पद है और वो संवैधानिक पद को भी आप नहीं वो कर रहे हो। जो सरकार का प्रोटोकॉल है उसमें प्रधानमंत्री नंबर 3 स्थान पे होता है।
पहले दूसरे स्थान पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं। जो कहीं सिटिंग अरेंजमेंट भी होता है वो भी ऐसे ही होता है, चाहे वो शपथ ग्रहण का हो या किसी भी सरकारी कामकाज का सिटिंग अरेंजमेंट होता है, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। अब कुछ जो मीडिया आउटलेट्स है सर की है, जो गोदी मीडिया है, उनके यहाँ कुछ एग्जाम्पल चल रहे हैं कि साहब फला विधानसभा का भवन का उद्घाटन फला ने कर दिया। अरे विधानसभाएं अलग हैं, ये भारत की पार्लियामेंट है। इसके बारे में संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर संसद बनती है। और ये मतलब इतिहास का एक बहुत ही विवादित चैप्टर होगा जो अगर ये हो जाएगा, और हो ही जाएगा जब वो सरकारी ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। तो देश की राजनीति में जो संविधानवाद है, जो शुचिता है, जो मर्यादा है, उसका कहीं कोई नामो निशान मिटा के जा रहे हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है राजीव जी। सही कह रहे हैं। जो संविधान और संविधान के दायरे में और ये जो इनविटेशन है थोड़ी देर में आपके सामने हम लाते हैं, वो जो इनविटेशन दिया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जिनके हाथों से लोकसभा, राज्यसभा या कहें तो संसद भवन, नया संसद भवन, उसका उद्घाटन होना है। खैर ये 28 तारीख को है और उस पर विपक्षी दल नाराज़ हैं, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। साथ साथ राहुल गांधी और उनको रोकने की कोशिश, अमेरिका जाने वाले हैं राहुल गांधी, लेकिन उससे पहले मार्च महीने में एप्लीकेशन दिया गया था राहुल गांधी की तरफ से एनओसी के लिए, नए पासपोर्ट के लिए, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के संसद की सदस्यता चली गई और उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वापस करना पड़ा। सामान्य पासपोर्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया, उसके लिए एनओसी लेना था उनको, और एनओसी में समय लगते लगते मई का महीना, और मई में भी देखिए 26 तारीख को फिर से सुनवाई होगी और 28 तारीख को राहुल गांधी को जाना है। तो ये तय मानिए अब तक, अभी जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं तब तक, कि राहुल गांधी 28 तारीख को अमेरिका नहीं जा रहे हैं। और अगर राहुल गांधी अमेरिका नहीं जाते हैं तो फिर अमेरिका से लेकर इंडिया तक ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी को पासपोर्ट आप देंगे ही नहीं। पासपोर्ट तो राहुल गांधी को देना ही होगा, आप बना के देंगे ही, क्योंकि राहुल गांधी का अभी तक की जो उनकी छवि है वो बिल्कुल साफ सुथरी है। राहुल गांधी के ऊपर एक केस लगाया गया, वो केस भी सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर, और उसके बाद उनको ज़मानत मिली हुई है और ज़मानत पे हैं, और उन्होंने पासपोर्ट, उनसे कहा नहीं गया कि पासपोर्ट आप सरेंडर कीजिए। राहुल गांधी के एडवोकेट ने ये भी आज कहा कि ये तो कहा नहीं गया था कि आप पासपोर्ट सरेंडर कर दीजिए। राहुल गांधी का पासपोर्ट आपके यहाँ जमा है नहीं, राहुल गांधी विदेश आ जा सकते हैं। पिछले 5 साल में 50 बार, सैकड़ों बार राहुल गांधी विदेश गए और आए, और अभी उनको जाने में और नए पासपोर्ट देने में क्या तकलीफ है। तो ये जब आप अपना दमन जो है वो बढ़ाएंगे, अपनी मुट्ठी को आप जितनी मजबूती के साथ टाइट करेंगे, ये समझिए कि मुट्ठी के अंदर जो रखा है वो बाहर निकलेगा ही, क्योंकि उंगलियों के बीच छेद जो है ना, वो फिर धीरे धीरे उसमें से बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। और क्या वही जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वही मुखौटा है जो उतर रहा है? समझने की कोशिश करते हैं। संजय जी, आपके पास आना चाहता हूं। संजय जी, जो कुछ भी हो रहा है इसमें देश की सियासत को किस दिशा में आप जाते हुए देख रहे हैं? राहुल गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक विदेश में जाकर के, लेकिन विदेश में क्या वोट, ऑस्ट्रेलिया में आप वोट मांगेंगे? वोट मांगने के लिए तो आपको हिंदुस्तान ही आना होगा। हुई है वही जो राम रचि राखा, तो मामला उसी तरह से चल रहा है। राम भक्त पार्टी है और राम भक्त पार्टी का हश्र वही हो रहा है जो राम जी ने तय कर रखा है। मुझे तो दिखाई दे रहा है साफ साफ कि आप इसको ऐसे देखिए कि बीजेपी 50 साल से सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी, लगी हुई थी, और आरएसएस वगैरह का जो नेटवर्क है उसके बावजूद इतना समय लग गया, इमरजेंसी में के बावजूद, इमरजेंसी होने के बाद भी। तो ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है। और जब सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री लगभग बनना तय हो गया तो इन लोगों ने जिस ढंग से विरोध किया और उनको नहीं बनने दिया, और उसके बाद भी राहुल गांधी नहीं बने, ये सब तय है। अगर राहुल गांधी तब बन गए होते तो बीजेपी आज बहुत मजबूत स्थिति में होती और ये कहती रहती कि राहुल गांधी जबरदस्ती सत्ता में बैठ गए और वंशवाद और ये वो सब। तो राहुल गांधी उस समय नहीं बने, ये उसका मजा है।
तो ये सब मुझे लगता है कि पहले से तय है और वही हो रहा है। इसका एक रूप ये भी है कि इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि संघ परिवार की सरकार को या संघ परिवार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो लोग साथ दे रहे हैं वो किस हद तक नीचे जा सकते हैं, किस हद तक कुतर्क कर सकते हैं, किस हद तक झूठ बोल सकते हैं, किस हद तक बेशर्मी और नंगाई कर सकते हैं। अलग अलग आदमी के अलग अलग एग्जाम्पल हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको अलग अलग देख सकते हैं। मैं कुछ खास मामलों की जिक्र करूं, मैं सिर्फ कुछ खास मामलों की का जिक्र करूंगा। दिखाई ये दे रहा है कि अभी तक राहुल गांधी की लोकप्रियता तो बढ़ी है का मतलब हम समझ रहे हैं कि बढ़ी है, लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जो खराब की गई थी वो अब वापस आ रही है। राहुल गांधी तो वैसे ही लोकप्रिय थे। राहुल गांधी अगर 2004 में प्रधानमंत्री बन गए होते तो कहां कोई कुछ कर सकता था, सोनिया गांधी की जगह बन सकते थे, तो और लोकप्रियता में कहां कमी थी, और उसके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी ही होती। मैं इस आलोक में कह रहा हूं कि जब 2014 के प्रचार के समय जिस ढंग से कांग्रेस को और राहुल गांधी को बदनाम किया गया था, वो अगर मनमोहन सिंह की जगह राहुल गांधी रहते तो क्या हुआ होता, और वो ज्यादा बुरा होता, और तब शायद कांग्रेस के पास विकल्प नहीं होता। जो अब सब राहुल गांधी है और राहुल गांधी संभाल लेंगे और मजा आने वाला है, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो सब हो रहा है वो जो बीजेपी या संघ परिवार में कहूंगा पूरा वो जैसा है, वो उसकी पोल खुल रही है, वो दिख रहा है सामने, एक एक करके दिखता जा रहा है। तो एक तो सबसे पहले ये कि बीजेपी ने जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट दिया उसकी एफिशिएंसी और उसका काम, उसको देखने के लिए अगर संघ परिवार में कोई था तो उसको कैसे देखा गया वगैरह वगैरह, और इन्होंने जो दिया देश को या काम या जो कुछ भी दिया वो क्या दिया। तो आम आदमी को अगर कोई शिकायत होगी तो सरकार के पास जाएगा। अभी स्थिति क्या है कि आम आदमी के पास कोई विकल्प ही नहीं है। अभी मैंने पढ़ा कि किसी डॉक्टर से 4 करोड़ रुपया लूट लिया गया। शाहरुख खान से वसूली की कोशिश चली रही थी। ये कॉनमैन जेल में बैठा हुआ वो ब्रैंडबैक्सी के मालिक से कितने करोड़ रुपए वसूल लिया। ये सब कैसे हो जा रहा है? अमूमन होता क्या है, अगर एक आम आदमी मुश्किल में फंसता है, उसको कोई परेशानी होती, थाने जाता है, पुलिस से कहता है, सरकार के अधिकारियों से कहता है, मंत्रियों से कहता है, और उसकी शिकायत सुनी जाती है, दूर की जाती है, उसको बचाया जाता है। अभी कोई बच नहीं रहा है। आम आदमी की तो कोई औकात ही नहीं है, बड़े बड़े लोग नहीं बच रहे। मतलब अगर किसी को 4 करोड़ रुपया किसी से ठग लिया गया, ये कह के कि तुम्हारे नाम से फेडेक्स से कोई कुरियर आया है, उसमें नशा है और इसलिए तुम फंस जाओगे या जेल चले जाओगे, तो जाहिर है ऐसे लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। उस आदमी के पास जिसके पास 4 करोड़ रुपए थे, उसके पास कोई विकल्प नहीं था कि कहां जाए और ये वो, तो उसका 4 करोड़ रुपए ठग लिया गया। ये हालत है देश में। तो देश में सरकार है, आम आदमी के लिए तो मुझे लगता ही नहीं कि देश में सरकार है। आम आदमी के लिए तो सरकार है ही नहीं, वो तो अपना काम कर रही है और अपने काम में है कि वो कैसे वसूली हो वगैरह वगैरह, और वो प्रूव नहीं हो रहा है। मैंने शाहरुख खान के बेटे को जब पकड़ा गया, जब अरेस्ट किया गया था, तभी ये आरोप था कि वसूली की कोशिश है। जांच उस समय नहीं हुई, अब हो रही है। इतने दिन बाद क्यों? और इतने दिन बाद अब क्या बचेगा? तो मुझे तो लग रहा है कि काम वही किया जाता है जो सरकार को पॉलिटिकली या पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है या चुनाव जीतने के लिए फायदेमंद लगता है, उसमें होता है। लेकिन उसका नुकसान हो रहा है। जैसे आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की छवि 1% ही खराब हुई है। छवि नहीं, पॉपुलरिटी 1% ही कम हुई है। ये बड़ी बात है। 1% ही क्यों कम हुई है? बहुत ज्यादा। नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, जिस ढंग से सरकार चलाया है, जो सब कर रहे हैं, महिला पहलवानों के मामले में 1 महीने से सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके बाद भी अगर उनकी पॉपुलैरिटी 1% कम हुई है तो चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि इसको गलत ढंग से मैनेज किया जा रहा है, इसलिए हो रहा है। अखबारों में खबर ठीक से नहीं छप रही है। बड़े बड़े पत्रकार सरकार को कुतर्क से और गलत तर्कों से उसका बचाव कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। तो चिंता की बात यह है कि सरकार की या नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जितनी कम हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई है। उसको जो बचा रहा है या उसको जो संरक्षण दे रहा है, क्या वो देशद्रोह नहीं है? अगर एक पार्टी, एक परिवार देश के खिलाफ काम होते हुए देख रही है और कुछ नहीं कर रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और फिर भी उसको सत्ता में बने रहने के लिए जो काम कर रहा है, क्या वो देशद्रोह नहीं है? मुझे लगता है कि जब सोनिया गांधी ने के भाषण के एक शब्द को पकड़कर अगर ये मांग की जा सकती है कि इस पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए, तो बीजेपी के खिलाफ तो ऐसे 50 एग्जाम्पल हैं।
ये मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए? और हम लोग बने कांग्रेस के लोग या दूसरे लोग नहीं कर रहे, हम सब लोगों को इस तरह की मांग करनी चाहिए। हम में से कोई नहीं कर रहा है, तो ये ज्यादा चिंता की बात है। और मैं एक दो उदाहरण देता हूँ राहुल गांधी के पासपोर्ट पे। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को जाना था विदेश, तो उनको पासपोर्ट नहीं मिला, उनको पासपोर्ट वीजा नहीं मिला शायद, और उनको बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने क्लियरेंस नहीं दिया। तो अगर रोकना होगा तो रोक ही दिया जाएगा, उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, दिल्ली पुलिस क्लियरेंस ही नहीं देगी तो नहीं होगा। और वहां से एम्बेसी से बताया नहीं जाएगा कि पुलिस का क्लियरेंस नहीं आया। दिल्ली के एलजी के खिलाफ एक केस है 2002 का, जिसपे भी सुनवाई होनी थी, तो उन्होंने ये मांग की थी कि चूंकि मैं संवैधानिक पद पे हूं और राष्ट्रपति का डिप्टी हूं, इसलिए इस खिलाफ इस मामले की सुनवाई तब तक रहने दी जाए जब तक मैं इस पद पे हूं। और गुजरात हाईकोर्ट ने ये मांग मान ली। जाहिर है कि अगर किसी चोर लुटेरे अपराधी को संवैधानिक पद पे बैठा दिया जाएगा तो कोर्ट उसको संरक्षण देने लगेगा, दिया है। अब लॉजिक और कानून मैं नहीं जानता, उसकी समझ मेरी नहीं है, लेकिन उदाहरण सामने है कि एक आदमी का 2002 का मामला 21 साल हो गए, उस मामले में सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मारपीट की थी, मारपीट का आरोप है, हो सकता है गलत हो, खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? खत्म नहीं किया जा रहा है, और वो कोर्ट उनको ऑर्डर कर रहा है कि तब तक सुनवाई नहीं चलेगी जब तक वो पद पे है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पूछ लिया कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है, तो उनको सजा हो गई। तो ये स्थिति है, और ये प्रशासन है जो हम लोगों के सामने है, हम लोग सब लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, कैसे होगा, ये सब तो सब बात की बात है, लेकिन जो हो रहा है वो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कम करने की दिशा में है, और अगर अभी तक नहीं हुआ तो आगे जो हो रहा है उससे हो जाएगा। और जहां तक ये परमिशन वगैरह की बात है, जहां तक परमिशन की बात है, तो मेहुल चोकसी को परमिशन मिल गया था, उन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली, और राहुल गांधी को आप लेक्चर देने नहीं जानेंगे। तो आपकी प्राथमिकताएं और आपकी परेशानी दिख रही है, ये सब का असर बाद में दिखाई देगा, और देखते हैं कैसे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पासपोर्ट का मामला महबूबा मुफ्ती की बेटी का भी था, उसको एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड पासपोर्ट दिया गया है कि वो सिर्फ दुबई जा सकती है जहां पढ़ेगी, और उसके बाद उसके अलावा कहीं नहीं जा सकती है। ये लेवल है जिस लेवल पे आप किसी पॉलिटिशियन को परेशान कीजिए तो फिर भी समझ में आता है महबूबा की मुफ्ती की बेटी ने क्या अपराध किया है कि उसका पासपोर्ट देने में आप ऐसे परेशान कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलेगा ही, और राहुल गांधी उससे लड़ेंगे, लड़ सकते हैं, सक्षम है, इसलिए चिंता की बात वो नहीं है। चिंता की बात यह है कि ये सरकार आम जनता को क्या दे रही है। राजीव जी। जी बिल्कुल, सरकार आम जनता को क्या दे रही है। राजनीति आपस में, सियासत आपस में तो जो भी करें, लेकिन आम जनता के हाथ में 2000 का नोट लेकर के आम जनता इस भरी दोपहरी में और लाइन में खड़ी है। ये दे रही है आम जनता को। 7 साल पहले भी यही था, 7 साल बाद भी वही है। नोट लेना ही छोड़ दीजिए दोस्तों, अब सिर्फ और सिर्फ जो चाह रही है सरकार वही कीजिए, एक मोबाइल ले करके और यूपीआई करते रहिए इधर से उधर, बस और कुछ नहीं। सरकार यही चाहती है। तो कुछ एक लोगों से बात हो रही थी तो कह रहे थे अब मैं 100 रुपये से ऊपर का नोट रखूंगा ही नहीं। 2000 तो दूर की बात, 500 तो दूर की बात, 100 रुपये से ऊपर के नोट नहीं रखूंगा। आप समझ लीजिए कि परेशानियां कितनी हो रही हैं। अब तो माता जी भी नहीं है जो लाइन में लगें, तो इसलिए कैसे दिखाया जाएगा कि हाँ परेशानियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, या उन परेशानियों को मैं भी समझ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट की बात बाद में हम करेंगे फिर कभी, लेकिन चर्चा आगे बढ़ाते हैं और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं इस चर्चा के दौरान कि कैसे उतर रहा है बीजेपी का मुखौटा। बीजेपी के जो लोग समर्थक हैं उनको शायद हमारी बातें बुरी लगती हों, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज सरकार में बीजेपी है, देश पर बीजेपी का शासन है, चर्चा उन्हीं की हम करेंगे। मनमोहन सिंह जब थे तो मनमोहन सिंह की भी चर्चा करते थे। आज बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बल्ले बल्ले, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो विदेश में बल्ले बल्ले किसका होना चाहिए, मोदी जी का या भारत का, ये भी सोचने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ें और आना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या सचमुच मुखौटा जो है वो उतर रहा है। जितनी सारी चीज़ें आ रही हैं उसमें राहुल गांधी को परेशान करने की जो कोशिश हो रही है, और साथ साथ विपक्षी दल धीरे धीरे जैसे एकजुट हो रहे हैं, क्या ये परेशानियां बढ़ाएंगे नहीं मोदी सरकार की? राजीव जी देखिए, मैं अगर सुब्रमण्यम स्वामी से शुरुआत करूं, एक आपको छोटी सी बात बताऊं
कि जब ये सांसद थे 77 की बात है, तो 75-77 में पीलू मोदी ने एक बहुत अच्छा कमेंट किया था संसद के अंदर। उन्होंने कहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब को देखकर लगता है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय जैसी महान विश्वविद्यालय वो भी गलतियां कर सकते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने पिछले करीब 50 सालों के अपने इस राजनीतिक करियर में अनेक बार इस बात को सिद्ध किया है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय जैसा एक महान जो शिक्षण संस्थान है वो भी किस तरीके के छात्र, और उन्होंने तो पढ़ाया भी वहां कुछ समय तक, तो किस तरीके की गलतियां कर सकते हैं। कुछ ही समय पहले तक जो है सुब्रमण्यम स्वामी को ऐसा व्यक्ति माना जाता था जो मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन कितने पता नहीं अब किन कारणों से और किस प्रयोजन के साथ उन्होंने इस बात को लगाया है। ये वही सुब्रमण्यम स्वामी है जो आपातकाल के दौरान जीरे से निकलकर विदेश चले गए थे, उसी अमेरिका में चले गए थे और बाकायदे उन्होंने आपातकाल के खिलाफ वहां पर जनमानस तैयार किया था और बताया था कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर भारत के लोगों के का जो है नागरिक अधिकारों को छीन लिया है। मुखौटे हटने की जो शुरुआत है, मुखौटे गिरने और गलने की जो शुरुआत है, वो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ तब से देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, तब से भी जब से इसका निर्माण हो रहा था। आप याद कीजिए कि किस तरीके से सार्वजनिक जीवन में शुचिता के नाम से ये जिसमें आई थी। सार्वजनिक जीवन में जनसंघ वाले बहुत ज्यादा शोर करते थे कि चरित्र निर्माण, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति वगैरह वगैरह। ये धीरे धीरे सब कुछ जो है वो रंग जो है कलई जो है वो खुलने लगी है। बहुत पीछे न जाके अब हाल की अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो आपको वो दृश्य सबको याद होगा, बहुत ही महान दृश्य था वो। और उन्होंने जाके जिस श्रद्धा के साथ लोकसभा की संसद की जो सीढ़ियों के सामने का जो मत्था टेका था, उसी से मुझे शक हो गया था कि संसद की इज्जत जो है वो भीषण खतरे में आ गई है। ऐसा मैंने तभी एक अनुमान लगा लिया था, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद अब आप देखिए कि उसी संसद भवन को ही वो स्थानापन्न कर रहे हैं, उसको एक तरीके से संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा और एक सेंट्रल विस्टा के नाम से उन्होंने बना दिया गया है और जिसका उद्घाटन वो 28 तारीख को करने जा रहे हैं। कुछ और मुखौटों की हम बात कर लें कि लोकतंत्र ये मानते थे कि हम लोकतंत्र के बहुत बड़े पहरुए हैं, हम लोकतंत्र को बचाएंगे। तो पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है हमारे सामने है 2-3 उदाहरण। जिस समय इसी सेंट्रल विस्टा का जब भूमि पूजन हुआ था तो रामनाथ कोविंद को भूमि पूजन के लिए नहीं बुलाया गया था और उस समय तक ये बात कही जाती थी अपने ट्रोल आर्मी के द्वारा, अपने गोदी मीडिया के द्वारा ये प्रसारित किया गया कि देखिए मोदी जी ने जो है एक दलित को जो है राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन कुछ ही समय बाद पता चल गया वो मुखौटा भी उतर गया। दूसरा, उस समय बहुत शोर मचाया गया जिस समय इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। तब कहा गया था देखिए आदिवासियों के प्रति हमारे मोदी जी में कितना सम्मान है, कितना स्नेह है कि उन्होंने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। वो मुखौटा भी चला गया। और वैसे तो आदिवासियों और दलितों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कितना प्यार है, ये मुखौटे बार बार उतरते रहे हैं। कितने दलितों के साथ अत्याचार हुआ हम जानते हैं, आदिवासियों की पूरी देश में स्थिति क्या है ये हम जानते हैं। वहां पर जो राष्ट्रीय सेठ है हमारे, उनकी नजर बहुत सारे आदिवासी इलाकों पर है, वहां के जंगलों पर है, वहां के कोयले पर है, वहां के खदानों पर है। तो आदिवासियों और दलितों के प्रति प्रेम की जो बात है उसके मुखौटे तो बार बार जो है वो उतरते ही रहे हैं। राहुल गांधी के पक्ष में मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी पिछले कुछ समय से जो कह रहे थे अब उसका प्रमाण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने लग गई है। अगर हम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की बात करें तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भाषण में यही तो कहा था उन्होंने, राहुल गांधी जी ने, कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारा माइक बंद कर दिया जा रहा है। माइक बंद करना या पासपोर्ट ना देना या वीजा ना देना, वो भी सब एक ही तरह की बातें हैं कि आप किस तरीके से विपक्ष के नेता को या विपक्ष को बोलने नहीं देंगे या कहीं अपने मतों का प्रसार करने बाहर नहीं जाने देंगे। अब इसका सवाल यह है कि राहुल गांधी अगर विदेश नहीं जा रहे हैं तो इसका क्या असर होगा। देखिए पासपोर्ट तो मिल ही जाएगा, जैसा कि आपने कहा कि पासपोर्ट आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिलेगा। और आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं छत्तीसगढ़ में बैठा हूं, मैं यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, देहरादून से नीलू जैन जी बात कर रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है कि हो सकता है ऐसा भी आयोजन कर दिया जाए कि बड़े स्क्रीन पे वहां पे लगा दिए जाए और राहुल गांधी यहां से एड्रेस कर दें। अगर ऐसा हो गया तो सारी दुनिया में ये बात चली जाएगी।
अच्छा ये मान लिया कि वो फिजिकली जाना चाहेंगे, भौतिक रूप से वहां उपस्थित रहना चाहेंगे, या लोग चाहेंगे कि राहुल गांधी स्वयं आए, महीने भर बाद कार्यक्रम हो जाएगा, 15 दिन के बाद कार्यक्रम हो जाएगा। इसमें कौन सा बहुत बड़ा असर होने जा रहा है? हाँ, असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के ऊपर होने जा रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे विपक्ष के ऊपर बंदिशें लगाई जा रही हैं, तो उसका एक और प्रमाण जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उनकी सरकार दे रही है। ये कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि ऐसे वक्त में पासपोर्ट न देना और या फिर उन्हें बहुत छोटे तकनीकी कारण से रोक देना जो है वो अपने आप में ये संदेश सारी दुनिया में फैलाएगा। और जहां तक इसकी बात है कि वहां की विश्वविद्यालय की महत्ता हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से लोगों की आवाज को वो वहां के जो विश्वविद्यालय है, वहां के फोरम्स जो है, वहां के संघ जो है, वहां की जो टीचर्स और एक्सपर्ट लोगों की लॉबी है, वो उनको हमेशा प्रश्रय देती है, उसको संरक्षण देती है और उन्हें आमंत्रित करके अपनी बात कहने का अवसर देती है। अब इसका एक और असर जो ऐसे समय में राहुल गांधी का पासपोर्ट रोकने की गलती या एक हद तक कहा जाए मूर्खता भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है कि इससे उसकी जो गिरती हुई मोदी की जो लोकप्रियता है और बढ़ता हुआ जो राहुल गांधी का ग्राफ है, दोनों में तेजी आएगी। मोदी का ग्राफ और नीचे गिरेगा और राहुल की लोकप्रियता और बढ़ेगी। असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी को चिंता इस बात की नहीं है कि उनसे अधिक लोकप्रिय कौन हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत जनता पार्टी की और विशेषकर मोदी की यह है कि राहुल गांधी को लोग अब विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। आप कितने भी लोकप्रिय हो जाइए, मोदी जी को बहुत दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आप उनका विकल्प बनने की कोशिश मत कीजिए। जहां विकल्प बनने की कोशिश करेंगे तो ये मोदी के लिए तकलीफदेह है और इसी विकल्प न बनने पाए राहुल गांधी, इसलिए ये सारे प्रपंच किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उल्टे जो है भारतीय जनता पार्टी पर ही आएगा और राहुल का पासपोर्ट रोकना या उनकी यात्रा को रद्द करा देना या देर से कराना या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें करने के लिए मजबूर करेगा, ये सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जाएगा राजीव जी, ऐसा मुझे लगता है। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर चाहें तो डिजिटली संबोधित कर सकते हैं, ऑनलाइन संबोधित कर सकते हैं वहाँ के जनता को, वहाँ के स्टूडेंट्स को, जहाँ जहाँ उनका कार्यक्रम है। लेकिन ये और भी बहुत बड़ा तमाचे की तरह होगा, सियासी तमाचा कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अगर ऐसा करते हैं और उनको पासपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ता है, तो जो इजाफा हो रहा है राहुल गांधी की लोकप्रियता में वो बढ़ेगी, ये साफ, ये तय मानिए। गलतियां करती हैं सियासी दल, इसीलिए सियासी पार्टियां जो हैं गलतियां करती हैं, इसीलिए तो सरकार उनकी चली जाती है। क्या अभी बीजेपी की जो सरकार है वो गलतियां कर रही है? आखिर क्यों कर्नाटक की सरकार चली गई? ताज़ा तरीन उदाहरण है। 40% की सरकार क्यों कहलाती थी? बहुत बड़ा उदाहरण है। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, किस रूप में देखा जाए विपक्षी एकता एक बार फिर, वो भी संसद भवन के उद्घाटन दिवस पर, और खुल करके बातें हो रही हैं राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक। और आज तो ओवैसी साहब भी आ गए। ओवैसी साहब ने कहा कि मोदी जी के हाथों नहीं होना चाहिए, ओम बिरला साहब के हाथ होना चाहिए। वो एक दूसरी राग अलाप रहे हैं, ओम बिरला का नाम ले रहे हैं। खैर, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। विपक्षी एकता की तस्वीर और उसमें कितना रुलाएगी, कितना परेशान करेगी ये एकता, जब उस दिन अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ नारियल फोड़ेंगे। राजीव जी, अब प्रधानमंत्री नारियल अकेले फोड़ेंगे, लेकिन जो है वो बहुत गलत नक्षत्र में नारियल फोड़ेंगे। स्वामी आत्मविश्वास है, हमारे मित्र, उन्होंने कहा है कि जो 28 तारीख है उस दिन जो है वो गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं है, और भारत की जो कुंडली है उसमें 8वां चंद्रमा है और हर्षण योग है, तो ये किसी भी तरीके से जो है वो गृह प्रवेश का योग नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस अशुभ घड़ी में क्यों गृह प्रवेश कर रहे हैं इस तरीके का, ये समझ में नहीं आता। तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मौका दे रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो जाए और प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा बंद करे। तो वो सब सामने आ रहा है कि गलत मुहूर्त में, अभी गलत मुहूर्त में ही जो था वो राम मंदिर का जो था वो पूजन अर्चन सब किया गया, गलत मुहूर्त में ये कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदू धर्म का अपमान करने पर लगातार जुटे हुए हैं
कि किसी भी तरीके से हिंदू धर्म की मान्यताएं जो है उनको धता बताई जाए। अब ये हिंदुओं का खून नहीं खोल रहा, ये हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है कि हमारा प्रधानमंत्री लगातार जो है वो तमाम जो महत्वपूर्ण समय आते हैं तो उन पे हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं, जो हमारे शास्त्र संबद्ध विधि विधान है, उनका जो है वो अपमान करते हैं प्रधानमंत्री। तो ये देखने की चीज है। अब जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल है राजीव जी, तो अगर सुब्रमण्यम स्वामी 2024 से पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये वही सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं जिन्होंने जयललिता को सजा करवाई और अटल जी की सरकार जो थी वो गिरवाई और जयललिता को की मदद से गिरवाई। और फिर कहा, मुझे अभी तक उनका वक्तव्य याद है, टीवी पे मैंने सुना था उस समय, कि मेरा काम जो था वो घोड़े को पानी पिलाने का नहीं था, पानी के तक जो है घोड़े को ले जाने का था। तो मैं घोड़े को पानी के पास तक ले गया। तो यानी वो जो है वो जो अपने काम पे लगते हैं तो उस काम पे है। तो अब पता नहीं सब किस घोड़े को कौन सा पानी पिलाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी, ये कहा नहीं जा सकता है। तो सुब्रमण्यम स्वामी जिसके खिलाफ लाठी भांजते हैं उसके साथ कब खड़े हो जाए तो ये कुछ पता नहीं है। पता नहीं कब जो है राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाए, क्योंकि मोदी जी अब कुछ देने वाले तो है नहीं उनको। जितना सुब्रमण्यम स्वामी बोल चुके मोदी जी के बारे में, तो मोदी जी क्या माफी नहीं है किसी के लिए, तो सुब्रमण्यम स्वामी के लिए भी नहीं है। तो अब वो चाहे राहुल गांधी का पासपोर्ट मिलने दें या ना मिलने दें, सुब्रमण्यम स्वामी को कुछ नहीं मिलने वाला है मोदी जी से, इतना तो पक्का है जब अंतरात्मा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच का मसला है। अब ये पता नहीं कि उनको किस नेता ने कहा कि आप जाके कैसा कीजिए, या भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे लगी हुई थी, सुब्रमण्यम स्वामी को मोहरा बनाया गया। अब जो भी कुछ है वो तय होगा। लेकिन जो शकील साहब ने जो साहिल लुधियानवी का शेर पढ़ा, तो बात वही है कि जो फूल खिलने हैं वो किसी के रोकने से रोकते नहीं है। तो जिसका सूरज निकल रहा है वो, अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए वहां ऑस्ट्रेलिया में, वहां के प्रधानमंत्री ने सुनते कह दिया कि रॉक स्टार जैसी लोकप्रियता प्रधानमंत्री की। अब बताइए, हमारा तो प्रधानमंत्री, हम तो समझते थे कि हमारा नेता है, जन नेता है, वहां का प्रधानमंत्री बता रहा है कि ये तो रॉक स्टार है, अभिनेता है। तो अब ये जो है ऑस्कर की लाइन में लगा दिया। हम तो सोचते थे नोबेल पुरस्कार मिलने जाएगा प्रधानमंत्री को। तो अब ये क्या होने जा रहा है ये सब समझा जा सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो कुल मिला के परिस्थितियां, मुझे लगता है कि राजीव जी जो इसका संसद भवन का मामला है, ये असल में वैदिक रीति से होगा, सुना ही जाता है, सब वैदिक मंत्रोच्चार होंगे, वैदिक रीति से होगा। अब वैदिकी हिंसा न भवती, ये भी कहा जाता है। तो वेद अब बताया जाता, पता नहीं मुझे सही है कि गलत है, कि जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है और वैदिक रीति रिवाज से कुछ होता है तो शूद्रों को वहां नहीं भटकने दिया जाता है, क्योंकि शूद्र अगर सुन लेगा वेद की विचारों को और वेद के मंत्रों को तो उसका शीशा पे दिया जाता है, ऐसा कुछ है। तो क्या यही इसी भावना के तहत जो है वो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है? अब मुझे नहीं मालूम ये ऐसा है कि नहीं। अगर ऐसा है इस वजह से किया गया है तो ठीक है, प्रधानमंत्री सही कर रहे हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर राष्ट्रपति से ही इसका जो था वो उद्घाटन होना चाहिए था, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी प्रधानमंत्री सर्वोच्च हैं, भारतीय जनता पार्टी में सर्वोच्च है, देश से बड़े हो गए हैं प्रधानमंत्री, तो अब क्या कहा जा सकता है, सब कुछ उन्हीं की जिम्मेदारी। राजीव जी, इससे ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, छोटा सा आदमी। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त नहीं है वो, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों को बहुत नज़दीक से या बहुत बारीकी से देखते हैं। पता नहीं, शायद उनके पंडित जी ने कुछ और कहा होगा, लेकिन विपक्षी दलों ने भी अपने पंडितों से पूछा होगा कि इसका बहिष्कार करें या ना करें। शकील अख्तर जी, किस रूप में देखा जाए, ये बहुत सही दिशा में और बहुत बड़ी बात यहाँ कह रहे हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, कि वो गृह प्रवेश का वो दिन नहीं है। और सेंट्रल विस्टा में ही अब प्रधानमंत्री का न सिर्फ दफ्तर बल्कि वहीं उनका आवास भी होने वाला है, और ऐसी स्थिति में तो ठीक नहीं है मुहूर्त के हिसाब से देखा जाए तो। देखिए राजीव जी, अमलेंदु जी की योग्यता पर हमें पूरा विश्वास है, और हमें ये भी विश्वास है कि कल वो इस मामले में किसी बहुत अच्छे वास्तु के जानकार का भी मत लाएंगे कि वास्तु के हिसाब से ये बना है कि नहीं बना। हम तो वहाँ जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। 2-4 लोगों से हमने पूछने की भी कोशिश करी, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, वो पंडित जी को ही बताएंगे। तो अमलेंदु जी जो हैं वो शायद इस बारे में कल कुछ और जानकारी दे सकें। लेकिन हम इससे पहले एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे कहना चाह रहे हैं, जो दीपक पाचपोरे जी ने शुरू की थी, और उसके बाद जिसको आपने कहा कि अगर उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया जाता है तो वीज़ा नहीं मिलेगा और उन्हें वहाँ जाने से रोक दिया जाता है, तो वो ऑनलाइन अमेरिका के स्टूडेंट्स को, अमेरिका में जो दूसरे और दर्शक हैं या और प्रोग्राम हैं, उनको संबोधित कर सकते हैं। और हमें लगता है कि ये जो आपका चैनल है,
ये जो दुनिया भर में जाता है, ऐसे ही आपके चैनल के माध्यम से अगर राहुल गांधी अमेरिका को संबोधित करते हैं तो एक अपने आप में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक इवेंट बन जाएगा। और हम आपके इस मंच से और आपके इस चैनल के माध्यम से यहाँ कहना चाहते हैं कांग्रेस के लोगों से, और अगर राहुल गांधी के पास भी उनमें से कुछ लोग बात पहुँचा सकते हैं और पहुँचाएँ, कि उन्हें यही करना चाहिए कि अगर नहीं जाने दिया जाता तो उस प्रोग्राम को उन्हें कतई टालना नहीं चाहिए, और ऑनलाइन यहीं से बैठ के आपको अपने साथ में बिठा लें वो। और हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे, इतना बड़ा आपका चैनल है, आप पूरी दुनिया में राहुल गांधी की, सच की, भारत के लोकतंत्र की और इन सब बातों को आप उठा रहे हैं। इतने लंबे समय से हम देख रहे हैं लगातार। कौन उठा रहा है? ये सब यहाँ कहने की बात नहीं है, पर मौका आया है तो हम कहने के लिए मजबूर हैं कि इन सब चीज़ों को, जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, या जिसका ये दायित्व है, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसके लाइसेंस की शर्तों में लिखा हुआ है ये कि आपको देश की जनता की आवाज़, सच की आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को, इनको उठाना होगा। आप यहाँ पे सत्ता की आवाज़ उठाने के लिए नहीं बैठे हैं। तो ये काम जो आप कर रहे हैं, तो ऐसे ही किसी माध्यम के ज़रिए राहुल गांधी अगर अपनी बात कहेंगे तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। दूसरी बात हम एक और कहेंगे, उसके बाद हम लोकसभा संसद पे आएंगे कि जो सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र चल रहा है, तो सुब्रमण्यम स्वामी खुद अपने बारे में बहुत सारी खुशफहमियाँ पाले रखते हैं, और वो कहते हैं कि मैं ऐसा क्लिंट ईस्टवुड हूँ कि जो अकेले दम पे किसी को भी तबाह कर सकता हूँ। तो पहले राहुल को तबाह करने चले थे वो, जब उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट में गए थे, लेकिन राहुल उसके बाद और लगातार ताकतवर होते चले गए। वो बात है, शायद हमें याद आता है 15 या 16 की, 2015 या 16 की, जब नेशनल हेराल्ड मामले में एक कोर्ट से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बेल लेना पड़ी थी। लेकिन उससे राहुल की जो यात्रा है या राहुल की राजनीति है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब से उन्होंने मोदी जी के खिलाफ बोलना शुरू किया है, तो निश्चित ही रूप से मोदी जी ने उनकी तरफ समझौते का हाथ बढ़ाया है, और उसी समझौते के तहत आज वो जो हैं यहाँ पे एक कोर्ट में जाके राहुल के पासपोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। पर एक बात और याद रखिए कि ये राहुल पे आज सवाल उठा रहे हैं, मगर इन्होंने भाजपा के आज तक के जो सबसे बड़े नेता हुए हैं भाजपा के इतिहास में, एवर टाइम, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके खिलाफ इतने गंदे आरोप लगाए हैं, बिलो द बेल्ट खेला है इन्होंने कि उसका कोई हिसाब नहीं है। उनके और व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं। जब 1977 में सरकार बन गई, विदेश मंत्री बन गए, तो मोरारजी देसाई के पास, और ये ज़बानी नहीं, ये उन्होंने तमिल अखबारों में लिखा है, जिसको आज भी मौजूद है तमिल अखबारों से, जिसको आज भी निकाला जा सकता है कि उन्होंने क्या क्या कहा था, और उसके कई अंश हमें वैसे के वैसे याद हैं। अगर लेकिन वो सुनाना हमें लगता नहीं है कि आपके लिए भी और हमारे लिए भी वो बहुत अच्छी बात होगी। बड़ी अशोभनीय किस्म के शब्द हैं वो सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी यंग एज में उस टाइम लिए थे। तो ये बात कहना बिल्कुल सही है कि वो कौन सी गलती थी, एक हो जाती है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से भी हो जाती है, और उसके लिए एक बड़ा मशहूर कहावत है कि काबुल में भी सभी घोड़े नहीं होते। तो हार्वर्ड से भी हो सकती है, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी जी जो अपने खुशफहमी पाले हुए हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बहुत ठीक है, उन्होंने किया, लेकिन न वाजपेयी को झुका पाए, उसके बाद वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, और न वो राहुल को झुका पाएंगे। बाकी और किसी को झुका लें वो अलग बात है, वो हमें नहीं मालूम। और अगर आप कहें तो एक नाम हम और बता सकते हैं जिसको नहीं झुका पाए, और जो इस दुनिया को छोड़ के चला भी गया, वो शख्स थे अरुण जेटली। अरुण जेटली के ख़िलाफ़ भी इतना जहर उगला है सुब्रमण्यम स्वामी ने, इतने उनके बारे में बोलते रहे हैं वो, लेकिन अरुण जेटली भी कभी उनसे डरे नहीं। और वो अपनी बीमारी की वजह से, वो अलग बात होती है सारी की सारी, वो भी उन्होंने कभी समझौता नहीं किया इनसे, न वाजपेयी ने किया, न जेटली साहब ने किया, और न राहुल गांधी कर रहे हैं। अब जो हम संसद की बात कर रहे थे, उसके बारे में हम कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, संसद का जो हर साल सत्र शुरू होता है बजट सेशन से, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र होता है, जिसे ज्वाइंट सेशन कहते हैं, और वो ज्वाइंट सेशन हमेशा राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही शुरू होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बिना वो ज्वाइंट सेशन शुरू नहीं हो सकता। कोई भी अध्यादेश है जो भी निकाल दिया दिल्ली सरकार के ख़िलाफ़ मोदी सरकार ने,
उस पर साइन किसके हैं? राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा जो किस कानून को पास कर देती है, तो पास होने के बाद वो कानून नहीं बन जाता, वो कहाँ जाता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तो संसद के अभिन्न और अनिवार्य अंग हैं। और अभी जो जिक्र कर रहे थे, जब संसद का संयुक्त सत्र होता है तो उस टाइम जो पोडियम होता है, जो स्टेज जैसी बना दी जाती है, होता तो सब समान ऊंचाई पे ही है, कोई उसमें फ़र्क नहीं होता, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 3 लोग होते हैं, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और लोकसभा अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति जी वहाँ पे राज्यसभा के सभापति होने की हैसियत से होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर होने की हैसियत से होते हैं और राष्ट्रपति इन दोनों के ऊपर होने की हैसियत से होते हैं। और प्रधानमंत्री जी, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हों और चाहे आज मोदी जी हों, वो सामने बैठते हैं। वो उस पोडियम पे, उस स्टेज पे नहीं बैठते हैं, वहाँ 3 ही लोग होते हैं। तो ये हमारे संविधान की व्यवस्था है, जिसे हम या आप या मोदी जी या कोई भी जो है नहीं तोड़ सकता। अब इसके अलावा एक बात और बताते हैं हम आपको कि जो प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, ठीक है, वो सारी बहस होती रहेगी, लेकिन इस संसद में लोकसभा के सदस्य हैं, वो लोकसभा में सबसे कम बैठने वाले प्रधानमंत्री की जिस दिन भी गिनती होगी, गणना होगी, वो भी है गणना, उसमें मोदी जी का नाम आएगा। मोदी जी बैठेंगे रोज। अच्छी बात है, सब ये चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आवर जो होता है, जिससे कि संसद का सत्र शुरू होता है ठीक 11 बजे, उसमें देश का हर प्रधानमंत्री आके बैठता है और पूरे टाइम 1 घंटे बैठे रहता है और बीच बीच में वो हस्तक्षेप भी करता है, वो बोलता भी है, वो जवाब भी देता है, चाहे किसी भी मंत्रालय का संबंधित सवाल हो। हमेशा प्रधानमंत्री कोशिश करता है कि वो विपक्ष के कुछ सवालों का जवाब खुद दे दे, वो हस्तक्षेप करने के लिए उठता है। एक दूसरी बात जो अभी दीपक जी ने जिक्र किया पीलू मोदी जी का, हमारे ख्याल दीपक जी ने किया था, तो पीलू मोदी जी ने सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में तो जो कहा है, हाँ वो कहा था, इन्होंने बताया था यूनिवर्सिटी का जिक्र, लेकिन वो इंदिरा गांधी के बड़े कटु आलोचक थे और इंदिरा जी जो हैं हमेशा हंसती रहती थी और जब पीलू जी नहीं दिखते थे वो कहती थी कहाँ है, कुछ ये पूछ नहीं रहे। और ये बहुत दिनों तक चलता रहा, अब बंद हो गया, नजमा हेपतुल्लाह के टाइम तक भी चलता रहा कि प्रधानमंत्री भी पर्ची लिख के सांसदों को पहुंचाते थे और सांसद भी पहुंचाते थे, तो पर्ची लिख के पीलू जी से को पहुंचाती थी वो कि पीलू जी कुछ पूछिए, और पीलू जी पूछते थे। तो ये जो है संसद तो हमेशा से इतनी लाइव चीज़ रही है और उसमें लाइव जब होती थी कि जब खुद प्रधानमंत्री होते थे। भाई देखिए, वाजपेयी जी जैसे आदमी जो है उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो किसी को नहीं बख्शते थे, और 1980 में जब इंदिरा जी दोबारा जीत के आई और संजय गांधी जीत के आए, तो संजय गांधी बहुत गुस्से में थे, क्योंकि जो 2.5-3 साल थे तो उनके ऊपर बड़ा दमन हुआ था, कांग्रेस को बड़ा परेशान किया था, इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, इंदिरा गांधी गिरफ्तार हुई थी। तो संजय गांधी ने अपने भाषण में जनता पार्टी के खिलाफ तो बोले, वाजपेयी जी को बहुत सुनाई उन्होंने, और जब उन्होंने सुनाई तो सब लोग सोचने लगे कि वाजपेयी जी जवाब देंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं, और इंदिरा जी खुद सोच रही थी कि अब वाजपेयी जी जो हैं आज संजय को, लेकिन वाजपेयी जी खड़े हुए, हंसे, कहा इंदिरा जी मुबारक हो, इसी नौजवान की वजह से आप जीत के आई हैं। तो ये संसद हुआ करती थी किसी वक्त में। तो आज की स्थितियाँ जो है, संसद वैसी होना चाहिए, इमारत बदलने से कुछ नहीं होगा, संसद जीवंत होना चाहिए, वहाँ प्रधानमंत्री जी को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री थे आडवाणी जी, हमेशा जवाब देते थे। मनमोहन सिंह जी तो पूरे 10 साल लगातार बैठते थे, और आप देखिए कि मनमोहन सिंह जी के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में दोनों प्रतिपक्ष के नेता कितने धुरंधर थे। लोकसभा में सुषमा स्वराज लगातार हमले करती थी और मनमोहन सिंह जी अपनी मंद मुस्कुराहट के साथ हमेशा उनका जवाब देते थे। उसी तरह कितने इंटेलिजेंट थे अरुण जेटली जी राज्यसभा में। भारत के जो अच्छे पार्लियामेंटियन हुए हैं, जिनमें जो बहुत तैयारी के साथ आते थे, उनमें अरुण जेटली जी थे, वो राज्यसभा में पूछते थे, और मनमोहन सिंह जी वहाँ जाते थे और वहाँ भी जवाब देते थे। तो ये पार्लियामेंट, संसद इससे चलती है कि आप कितनी जीवंतता के साथ वहाँ पे विपक्ष का सामना करते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं और कितना समय वहाँ बैठते हैं। तो ये
बन जाएगी, अभी राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी हमारे उद्घाटन भी कर देंगे, मगर ये एक सवाल हमेशा रहेगा कि इस बिल्डिंग से जो राहुल ने कहा है, बहुत अच्छा राहुल का जो ट्वीट है कि इमारत तो इससे नहीं होती है, संवेदनाओं से होती है। ये इससे होती है कि आप उसके साथ जनता की आवाज़ को कितना सुनते हैं। जी बिल्कुल, संवेदनाओं से होती है। और जिस बिल्डिंग की बात आप कर रहे हैं, जिसमें थोड़ी वैसी चहलकदमी होनी चाहिए, एक वाद विवाद तो अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम एक माहौल जो है वो खुशनुमा होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जब प्रधानमंत्री बोलने आते हैं तो कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, तो वहाँ दूसरे के लिए कोई जगह ही नहीं है। आना चाहता हूँ मीनू जी आपके पास, लेकिन उससे पहले दीपक जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। और ये देखिए, ज़रा ले आइए स्क्रीन पे, ये न्यू बिल्डिंग का न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट इनविटेशन, और साफ सेक्रेटरी जनरल ने लोकसभा का कॉर्डियली इनवाइट्स, और उसमें भी सबसे मज़ेदार चीज़ है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा ये होने जा रहा है, और ओम बिरला रहेंगे मौजूद, स्पीकर लोकसभा के। और आपके सामने ये इनविटेशन कार्ड हम स्पेशली इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कोई नहीं होगा उपराष्ट्रपति कोई नहीं है, और यहाँ ओम बिरला हैं और जो स्पीकर हैं संसद के, लोकसभा के, और उनके अलावा नरेंद्र मोदी के कर कमलों से ये होने जा रहा है नए भवन का उद्घाटन। बवाल यही मचा हुआ है कि आखिर संसद के नए भवन आप कुछ भी करवा लेते, दूसरा काम करवा लेते, हरी झंडी दिखाने का शौक है करवाइए, लेकिन ये, और उसके अलावा ये संडे को क्या मायने रखता है। आना चाहता हूँ मीनू जी आपके पास, ये इनविटेशन कार्ड आप तमाम दोस्त साथी हमारे जो देखते हैं इस कार्यक्रम को, उनके लिए भी, और मायने क्या रखता है। मीनू जी एक बार ज़रा आना चाहते हैं हम इस लोकसभा की तरफ, लोकसभा नहीं, संसद भवन की तरफ आपके ज़रिए कुछ जोड़ना चाहते थे पहले दीपक जी। नहीं, मैं शकील अख्तर जी से एक छोटी सी मेरी शिकायत ये है कि जो डिजिटली एड्रेस करने की सलाह तो मेरी थी, और आप राजीव जी को भेज रहे हैं कि जिस समय राहुल गांधी उन्हें एड्रेस करें तो राजीव जी चले जाएं। तो मुझे लगता है कि मुझे भी जाना चाहिए, ये कम से कम उसमें संशोधन कर दे शकील अख्तर जी। हम संशोधन करने को तैयार हैं, बशर्त कि किसी दिन हम आपको एंकरिंग करता हुआ देख लें। एंकरिंग करता हुआ हम देख रहे हैं तो एक एंकर जो चाहिए होता है, तो इस एंकर की हैसियत से हमने राजीव जी का नाम लिया। अगर आप एंकरिंग करेंगे तो आप जाइए, एक एंकर चाहिए होगा, उसके लिए हमने कहा था। प्रशांत जी का नाम भी नहीं लिया, मीनू जी का भी नहीं लिया, संजय जी का भी नहीं लिया हमने, हमें एंकर की हैसियत से राजीव जी का नाम लिया है। तो एंकर साहब को कोई ना कोई होना चाहिए, आप एंकरिंग करिए, बहुत अच्छी बात होगी ये। चलिए, ये हास प्रयास ही चाहते हैं, वहाँ सदन में भी हो, संसद भवन में भी हो, जो बिल्कुल खत्म है, और उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। और ये इनविटेशन अभी हम आप लोगों को दिखा रहे थे। आना चाहता हूँ मीनू जी, किस रूप में आप देखती हैं, अब इनविटेशन कार्ड भी आप सबके सामने है, और बहुत मज़ेदार बातें आ रही हैं संसद भवन के उद्घाटन को लेकर, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ से विपक्ष ने अपनी एकता की गांठ को बहुत मजबूती से कस लिया है, ये माना जाए। राजीव जी, देखिए, आपने मेरे इनविटेशन कार्ड के ऊपर मेरी विचार मांगे, तो भाई मैं तो पक्की राष्ट्रवादी हूँ, मेरे तो समझ में नहीं आया, हिंदी में होना चाहिए था, ये इंग्लिश में क्यों छपा है कार्ड। ये इनके जो बीजेपी के ट्रोल्स हैं, वो कर्नाटक के कुछ मंत्रियों को ट्रोल कर रहे थे ट्विटर पे कि अंग्रेजी में क्यों शपथ ली, उसमें वो भी मोहनदास पै भी शामिल थे कि उन्होंने अंग्रेजी में क्यों शपथ ली। तो भाई आप तो हिंदी वाले हैं, आप तो संस्कृत की बात करते हैं, आप अंग्रेजी में इनविटेशन कार्ड छाप रहे हैं। सबको लाइन में लगाओ, साउथ के राज्यों को, कि हिंदी में पढ़ो आप इनविटेशन कार्ड, हम तो हिंदी में ही भेजेंगे। आप उनको दही हिंदी में छापने का आदेश देते हैं जब कर्नाटक को, तो आप किस कौन सी हिम्मत आई आपको जो आपने अंग्रेजी में कार्ड छाप लिया। हिंदी में छापिए कार्ड भाई। जब आप वहां पूरे कर्म कांड विधि विधान से हो रहे हैं, पूजन जो हो रहा है, तो ये भी विधि, ये भी थोड़ा
सेंट्रल विस्टा भी अंग्रेजी ही है मीनू जी। सेंट्रल विस्टा से शुरुआत हाँ हो जी। गई है। नाम कुछ हिंदी में रखते, जी। कुछ अशोक वाटिका टाइप का कुछ नाम रखते। जी जी। अब आप देखिए कि जो ये जो तो वहां तो वो तमिलनाडु का वो सिंगोल क्या आ रहा है, वो राजशाही का प्रतीक। अगर वो प्रतीक राजशाही का ना होता तो नेहरू खुद भी लगवा देते उसको। नेहरू ने उसको स्वीकार तो कर लिया, वो जो दंड लगाएंगे वो जो सिंगोल तमिलनाडु से आया था, क्योंकि वो चोल साम्राज्य का प्रतीक था, राजशाही का प्रतीक था, इसलिए नेहरू ने उसको संग्रहालय में रखवा दिया था। आप उसकी बता रहे हैं, अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि ये सिंगोल जो है इस पे लगाया जाएगा यहाँ पे। तो आपको तो इन चीजों, बारीक चीजों को ये लोग क्या समझेंगे। तो जो आपकी अशोक वाटिका की बात हो रही है तथाकथित, उस अशोक वाटिका के जो विजुअल्स कुछ आए हैं वो संसद भवन कम, उसमें मतलब जो भारतीय संस्कृति की छाप तो कम है, वो एक किसी मॉडर्न 5 स्टार होटल जैसा लग रहा है। आप देखिए जहाँ सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह उसमें लाल पीले हरे नारंगी नियॉन कलर्स लगाए गए हैं। नियॉन कलर्स आज फैशन में है, 2 दिन बाद फैशन में नहीं रहेंगे। ये चीजें तो टाइमलेस होती है। इस तरह की बिल्डिंग्स आप देखिए, आज पुरानी जो लोकसभा संसद की जो बिल्डिंग है, बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर का को मद्देनजर मध्य प्रदेश का जो 64 योगिनी का मंदिर है वो इसी शेप में बना हुआ है, सर्कुलर में, लगभग यही है, दूर से देखने में एक सा लगेगा। तो उसमें उसको ध्यान रखा गया, इथॉस को, कल्चरल जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चरल जो हमारा एक ट्रेडिशनल वास्तुशिल्प है वो तो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है उसमें तो आपने पेंटागन का वो पेंटागन का लग रहा है जैसे। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के दिमाग में यही रहा होगा कि सैटेलाइट से दिखे तो ये पेंटागन जैसा लगे नीचे देखने में। तो वो बहुत एक विद्रूप सा है। मुझे तो उसमें एस्थेटिक्स तो नजर आ ही नहीं रहे हैं कि आप जाएं और अट्रैक्ट करें आपको कि एस्थेटिकली खूबसूरत है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगी राजीव जी, अभी शकील अख्तर साहब बात कर रहे थे कि भाई संसद और सांसद सदस्यों के बीच में हास परिहास और बातचीत चलती रहती थी और प्रधानमंत्री हमेशा हाजिर रहते थे। मैं अभी कल परसों ही आर्काइव्स देख रही थी लोकसभा के, उसमें जैन हवाला डायरी केस के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव का आपस में सवाल जवाब चल रहा है। इधर से अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं और ट्रेजरी बेंचेस से नरसिम्हा राव बार बार उठ के एक एक लाइन में जवाब दे रहे हैं उनका। तो ये सीन था, मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि ये ऐसा भी हुआ करता था संसद में कभी। मतलब प्रधानमंत्री लगातार उनके सवाल को जवाब दे रहे हैं और वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, इतने कड़वे सवाल पूछ रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन बिल्कुल आराम से उसका जवाब दे रहे हैं नरसिम्हा राव। तो ये वो एक गौरवशाली एक स्थान है, वो उसको इन्होंने एक 5 स्टार भद्दा 5 स्टार रंग बिरंगा वो नियॉन कलर्स का वो बना के रख दिया है। पता नहीं कभी मैं अगर संसद सदस्य बनी तो मुझे तो बैठने का मन भी नहीं करेगा वहां बैठने का। जी राजीव जी। जी मीनू जी, इसलिए आप यहाँ हैं, इसलिए आप यहाँ हैं, वहाँ नहीं है। प्रशांत टंडन जी, देखिए बातें बहुत हो रही हैं और बहुत मीनू जी कुछ कह रही हैं। मीनू मैं कह रही इच्छा तो हर कोई रख सकता है संसद सदस्य बनने की राजीव जी। जी बिल्कुल 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 सही कह रही हैं। प्रशांत टंडन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम अब संसद की बात कर रहे हैं, नए भवन की बात कर रहे हैं, बहिष्कार हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, और बहिष्कार 1-2 नहीं बल्कि 19 दल हो सकता है, कल कुछ एक दल और आ जाएं। इसमें AIMIM का भी है बहिष्कार, वो दूसरे ढंग से है, इसमें वो उनका नाम नहीं है, तो 20वां दल तो वो भी है। तो यानी कि एक लंबी फहरिस्त है। और ऐसे में प्रधानमंत्री, ये अपने आप में एक बहुत दुखद पहलू है कि एक बड़ा मतलब देश के लिए एक बड़ा आयोजन हो सकता था अगर यहाँ देश की राष्ट्रपति होती, तो सारे लोग होते, एक अलग ढंग का आयोजन। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि रविवार का दिन है, वर्किंग डेज में कर लेते भाई, किसी पंडित ने कहा, लेकिन हमारे पंडित जी चले गए। हमारे पंडित जी कह रहे थे कि वो दिन शुभ नहीं है। नहीं, देखिए देश चलता है संविधान से, और व्यक्तिगत आस्था किसी की कुछ भी हो सकती है। अब नरेंद्र मोदी जी को मैं देखता हूं कि वो एक काले रंग का धागा पहनते हैं, तो वो तंत्र मंत्र और इस पे अघड़ वो
परंपराओं पे विश्वास करते होंगे, मैं नहीं करता हूं उस पर विश्वास। तो ये व्यक्तिगत मान्यताओं का सवाल है। देखिए, शकील जी ने एक बात कही, वो उसको मैं थोड़ा सा और उस पर एक बात कह दूं, उसके बाद फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। प्रधानमंत्रियों को राजीव जी, संसद में आप भी बैठे हैं बहुत और मैं भी बहुत साल बैठा हूँ, क्वेश्चन आवर जो होता है उसमें 2 दिन बुधवार और बृहस्पतिवार लोकसभा और राज्यसभा में बारी बारी से प्रधानमंत्री का दिन होता है, जिसमें प्रधानमंत्री से जुड़े हुए जो विभाग हैं, चाहे वो कार्मिक विभाग है, चाहे वो ओशन टेक्नोलॉजी, जो भी विभाग प्रधानमंत्री के अंतर्गत हैं, उन प्रधानमंत्री से निजी तौर पे एमपीज के सवाल होते हैं। और मैंने अपने जीवन में कितने प्रधानमंत्रियों को पार्लियामेंट में देखा है, आज तक एक भी एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है कि जब प्रधानमंत्री का दिन है और प्रधानमंत्री उस क्वेश्चन आवर में ना हो और जवाब देते हैं। ऐसा नहीं कि वो एमओएस पीएमओ जवाब देता है हर चीज का, प्रधानमंत्री खुद जवाब देते हैं। तो ये परंपरा हमारे देश की रही है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो क्वेश्चन आवर में जवाब नहीं देते। दूसरी बात ये कि देखिए, ये हमारे संविधान में बहुत स्पष्ट तौर पे जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उद्घाटन तो आप किसी सड़क तख्ते से करवा दो आप, लेकिन ये जो सेपरेशन है, इसको ये सैक्रोसेंट है। विधायिका का हिस्सा प्रधानमंत्री नहीं है। बिल्डिंग का उद्घाटन आप सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से करा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विधायिका का हिस्सा प्रधानमंत्री नहीं है। विधायिका का हिस्सा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के स्पीकर हैं। ये विधायिका के मालिक है। न्यायपालिका का मालिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जजेस हैं। कार्यपालिका का मालिक जो है प्रधानमंत्री और कैबिनेट है। ये संवैधानिक व्यवस्था है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे आर्गुमेंट मीडिया में चल रहे हैं और उनको भारत के संविधान की शायद जानकारी नहीं है। भारत के संविधान ने राष्ट्रपति को रबर स्टैंप नहीं बनाया है। जो अभी आप कह रहे थे और शकील जी भी कहते थे कि कौन कौन से ऑर्डिनेंस पे वो साइन करता है, कहाँ कहाँ साइन करता है। उनके पास, राष्ट्रपति के पास पूरा शैडो सेक्रेटरिएट होता है। कैबिनेट सेक्रेटरिएट का दफ्तर राष्ट्रपति भवन परिसर में ही है। तो राष्ट्रपति के पास बहुत पावर्स हैं। वो ठीक है कि भारत का संविधान अभी बहुत सारी गुंजाइश है, सुप्रीम कोर्ट कई बार इंटरप्रेट करता है उसकी, और कभी पार्लियामेंट में इंटरप्रिटेशन होता है और दूसरे जो स्कॉलर्स हैं वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक संविधान जो है वो बड़ी ऑर्गेनिक किताब है, उसके इंटरप्रिटेशंस होते रहते हैं। मेरा मानना है कि भारत के राष्ट्रपति की पावर्स को लेकर अभी बहुत इसमें बहसें होनी है। भारत के राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज है कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं है। चुन कर आता है राष्ट्रपति, नॉमिनेटेड नहीं है, जिसमें 776 लोकसभा के और 4120 विधानसभा के सदस्य उसको वोट देते हैं। उसका जो कुल वोट है वो 4896 चुने हुए सदस्य भारत के राष्ट्रपति को चुनते हैं। ये ऑलमोस्ट अमेरिका के राष्ट्रपति के जैसा चुनाव के तौर पे वो चुना जाता है। वो इतना बड़े इलेक्टोरल कॉलेज से आने वाला जो अधिकारी है संविधान का, वो रबर स्टैंप नहीं होता है। तो ये जो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी को ये कोई बताए, कोई समझदार आदमी, कि भाई ये आपके निजी मकान का गृह प्रवेश नहीं हो रहा है,
ये एक संवैधानिक व्यवस्था के अंदर कोई चीज हो रही जिसकी परंपराएं आगे चलेंगी। बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि पंडित नेहरू ने स्पीच दे दी थी, राष्ट्रपति ने नहीं दी थी जब भारत आजाद हुआ था। इस तरीके के आर्गुमेंट कुछ मीडिया में चल रहा है। भाई उन्होंने पार्लियामेंट में एज ए लीडर हाउस कहा था। रिपब्लिक डे परेड में जो चीफ गेस्ट होता है उसको जो सैल्यूट लेता है वो राष्ट्रपति होता है, क्योंकि वो कमांडर इन चीफ भी है सेनाओं का। वहां प्रधानमंत्री का रोल नहीं है। और ये नरेंद्र मोदी साहब को इसकी जानकारी नहीं है। जब ये शुरू में आए थे तो बड़ी अति उत्साह में ये खुद भी सैल्यूट देते थे सेनाओं को। इनका काम नहीं है, वो कमांडर इन चीफ का काम है। राष्ट्रपति के बड़े रोल निर्धारित हैं। मुझे लगता है कि बहुत गलत परंपराएं डाली जा रही हैं, लेकिन अब ये जैसे मैंने शुरू में कहा कि भविष्य की पीढ़ियां इस दौर के इतिहास को बड़ा अंडरलाइन करके पढ़ेंगी और आगे निकल जाएंगी। मतलब आप इतिहास पढ़िए तो हमारे देश में तो ऐसे लोग भी आए ना, शासक, जिन्होंने चमड़े के सिक्के चलवा दिए, जिन्होंने राजधानियां यहाँ से वहाँ ले गए। तो अब उन पे आज की जो पीढ़ी उनको इतिहास में पढ़ती और हंसती है। तो इतिहास में इस तरीके के लोग भी आते हैं और अपना एक निराला इम्प्रेशन छोड़ के जाते हैं। लेकिन भारत का संविधान जो है वो चलता रहेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती रहेंगी। कहीं जो अब्रेशन आता है वो आगे के हमारे समझदार लोग आएंगे, वो ठीक करेंगे। राजीव जी, अभी जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं लोगों के बीच मतभेद, पार्टियों के बीच मतभेद है और इन मतभेदों के बीच 28 तारीख को संसद भवन का उद्घाटन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन होना है। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बयान आ रहे हैं लगातार, लेकिन इस बीच एक बयान जगन मोहन रेड्डी का भी आया है जो समर्थन कर रहे हैं और वो उनकी पार्टी उस दिन जाएगी इस उद्घाटन में। कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक मतभेदों को दूर करते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि सभी राजनीतिक दल इस शानदार आयोजन में शामिल हों। लोकतंत्र की सच्ची भावना में मेरी पार्टी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होगी, ये कह रहे हैं जगन मोहन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप सब जानते हैं YRCP के मुखिया हैं और इनका कहना है और सबको पता है कि वो इनके साथी हैं, लेकिन 19 दल जो हैं उसमें इनका नाम नहीं है। आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए संजय जी। मैं जानता हूं समय बहुत ज़्यादा हो गया है और चर्चा इतनी लंबी हो जाती है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे आयाम निकल के आते हैं। कहाँ हम राहुल गांधी की लोकप्रियता की चर्चा कर रहे थे और कहाँ हम प्रधानमंत्री के डाउनफॉल की भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये देखिए कितने और इन सब के बीच समझने की कोशिश की कैसे उतर रहा है बीजेपी का मुखौटा। और बीजेपी का मुखौटा की बात हम उतरने की बात हम करते हैं तो फिर सेंट्रल विस्टा का जिक्र तो होगा ही होगा। सेंट्रल विस्टा नाम भी अंग्रेज़ी में, इनविटेशन कार्ड अंग्रेज़ी में, जिसका जिक्र कर रही थी मीनू जी कि ये राष्ट्रवादी हूँ मैं और चाहती हूँ कि हिंदी में हो। कई लोग कहेंगे दूसरी भाषाओं में भी होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल के लोग कहेंगे बंगाली में होना चाहिए, साउथ इंडिया के लोग कहेंगे अब हमारी भाषा में। लेकिन हाँ, एक भाषा जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, उसमें तो होना ही चाहिए। शायद छपा भी हो, लेकिन हम लोगों तक तो जो इन्विटेशन कार्ड पहुँचा है वो इंग्लिश में है। क्लोजिंग कमेंट आपका संजय जी, किस रूप में देखा जाए, क्या जो कुछ चल रहा है ये एक इम्तिहान है, एक पराकाष्ठा है कहें, जहां दबाने का, दमन का या मनमानी का ये माना जाए जो कुछ हो रहा है? राहुल गांधी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और लोकप्रियता बटोर रहे हैं लगातार। वो अभी भी सड़क पे ही हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी यात्रा में लगे हुए हैं और वही उनको फ़ायदा भी दे रहा है, ये बात वो समझ चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जो कुछ कर रही है, इसको किस रूप में देखा जाए? दोनों बिल्कुल अलग हैं, एकदम बुनियादी तौर पर अलग हैं और ये दिखाई दे रहा है। मैंने पहले ये था कि राहुल गांधी को इतना बदनाम कर दिया गया कि वो खड़े ही नहीं हो पाते या टिकते ही नहीं, और मुझे लगता है कि उनको 10 साल लगा, 10 साल नहीं लेकिन 7, 8, 6, 7 साल तो लग ही गया कि इससे मुकाबला करना है कि नहीं, या करना है तो कैसे करना है, और उनके 6-7 साल तो खराब हो ही गए। और इस बीच में मुझे वो उदाहरण हमेशा याद आता है
जब राहुल गांधी संसद में गए थे प्रधानमंत्री से गले लगने, और उसके बाद प्रधानमंत्री का वो रिएक्शन क्या था। भाई, एक सांसद आपसे मिलने आ रहा है और आप उसका मजाक बना रहे हैं संसद में, तो संसद की कार्यवाही को और बाकी सबको आप कैसे लेते हैं वो तो सब दिखता रहा है। तो इसलिए वो बिल्कुल अलग चीज है, और सही गलत होना अलग है, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में या जो हमारी जो पुराना रीति रिवाज था उसमें वो बिल्कुल मिसफिट है। अलग हो अनूठे हो वो अलग बात है, लेकिन मुझे वो मिसफिट लगते हैं और वो है, वो दिखाई दे रहा है। मैं सिर्फ उनके शासन की बात करूंगा कि उन्होंने जनता को क्या दिया, उन्होंने कैसी सरकार दी। सरकार का ये हाल है कि भाई अगर मुझे जाना है विदेश और मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, अचानक निमंत्रण आ गया या ऐसी कोई दिक्कत आए, तो मैं अधिकारियों से कहूं और मुझे मेरी सरकार मदद करे ताकि मैं अपना काम कर सकूं, जा सकूं। अभी व्यवस्था ये है कि उसमें अड़ंगा लगाया जाता है और राहुल गांधी के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। स्थिति तो यही है। तो अगर राहुल गांधी नहीं जा पाते हैं और डिजिटली एड्रेस करते हैं, तो सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ क्या है उसके बारे में क्या छवि बनेगी। अगर राहुल गांधी ने वहां कुछ बोल दिया तब तो आप रोने लगे कि विदेश में बदनाम कर दिया, लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं जाएं और ये यहां से एड्रेस करें, या वैसे भी अगर ये कह दिया जाए कि राहुल गांधी इसलिए नहीं आ पाए कि उनका पासपोर्ट नहीं बना, या पासपोर्ट बनाने के लिए एक पार्लियामेंटेरियन ने कोर्ट में केस कर दिया था और इसलिए वो डिले हो गया और केस इस लास्ट डे किया, या कोर्ट में इतनी जल्दी सुनवाई भारत में नहीं हो सकती है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, आखिर बात जैसे भी होगी कुछ ना कुछ तो जाएगा। और जो भी जाएगा, जितना भी आप बचा के भेजेंगे, जितना भी पॉलिश करके जाने दे ना जाने दे, सबसे अंत में संदेश तो यही जाएगा ना कि भाई राहुल गांधी जैसा आदमी पासपोर्ट नहीं होने के कारण ट्रैवल नहीं कर सकता है या उसको ट्रैवल करने से रोक दिया जाता है। दोनों स्थितियां डेमोक्रेसी के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना खराब मैसेज देती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और सरकार को इसकी परवाह ही नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यही है कि सरकार को इसकी परवाह ही नहीं है कि वो जो काम कर रही है उसके बारे में कैसी छवि बन रही है। और ये सिर्फ सरकार को चिंता नहीं है, अगर संघ परिवार को चिंता नहीं, मोदी जी तो आज है नहीं रहेंगे, लेकिन देश तो रहेगा, पार्टियां तो रहेंगी, सरकार तो फिर बननी है। तो अगर बाकी लोगों को इसकी चिंता नहीं है, बाकी लोगों में हमारे जैसे नागरिक भी शामिल हैं जो कह रहे हैं कि सब ठीक है और ऐसे ही होगा, ये इसमें क्या गलत है, वगैरह वगैरह, वो सब लोग जो इसको नहीं समझ रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और हम देश को कहां पहुंचा रहे हैं। अगर इमरजेंसी से दुखी लोग अभी तक कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं और उनको अभी भी नरेंद्र मोदी की बुराई नहीं दिख रही है, तो नरेंद्र मोदी ने जिन लोगों को सताया, परेशान किया, वो लोग आगे जाके क्या करेंगे और हम कैसा समाज बना रहे हैं। 10, 20, 25 साल बाद जो आज के सताए हुए लोग जब कुछ कर सकेंगे, कहीं अच्छी स्थिति में होंगे, तो वो देश समाज का कैसा प्रतिनिधित्व करेंगे या कैसी छवि बनेगी, इसके बारे में भी तो सोचने की जरूरत है। ये सब कुछ नहीं सोचा जा रहा है और सिर्फ किस तरह कुर्सी में बने रहे, मोदी जी बने रहे और हमारे मोदी जी बने रहे, उसके लिए बाकी लोग लगे हुए। ये शर्मनाक है और इस पे मतलब कुछ भी कहा जाए कम है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ भी अब आने वाले समय में कल से लेकर के 28 तारीख तक जो कुछ होगा, देखिए दो खबरें पैरेलली चल रही हैं। एक खबर राहुल गांधी के पासपोर्ट की और दूसरी खबर बहिष्कार की, संसद भवन के, नए संसद भवन के बहिष्कार की, और दोनों खबरों पर नज़र रहेगी। इस बीच कोई तीसरी खबर आ गई और उसमें भी कि लोकप्रियता वाली ऐसे सर्वे वाली कुछ खबर आ गई, तो फिर वो तो हम पहुंचाएंगे ही। कुछ ब्रेकिंग खबर तो ब्रेकिंग के हिसाब से लेकर आएंगे, और इंटरव्यूज़ जैसे प्रशांत टंडन जी ले रहे हैं वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। कल एक इंटरव्यू आप तक हम पहुंचाएंगे, कल शाम को। ये वादा प्रशांत टंडन जी कर रहे हैं पहले से, तो कल एक इंटरव्यू आप लोगों के बीच जरूर हम लेके आएंगे। मीनू जी कुछ जोड़ना चाह रही हैं। जी मीनू जी। प्रशांत जी से कहना चाह रही थी, मैंने वो सैम पित्रोदा वाला इंटरव्यू देखा, आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू था। बड़े जो सैम पित्रोदा के लिए वो बड़े थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस थे आपने जो पूछे, और भी बहुत पहले हुए हैं काफी उनके इंटरव्यूज, आपके काफी अच्छा इंटरव्यू था। और वो जो खासकर आपने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डायरी जो थी वो आपने जब दिखाई तो ही वाज सो हैप्पी, वेरी हैप्पी। ओके, बहुत अच्छा इंटरव्यू। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं। और कोई भी मतलब वो 70 के 70s के ज़माने की वो डायरी वो दिखा रहे थे और जिसका वो बता रहे थे सैम पित्रोदा
कि रॉयल्टीज़ अभी भी हैं और 70-75 कंपनियों की रॉयल्टीज़ उनके पास हैं, तो आती हैं। तो आप समझ सकते हैं एक इंजीनियर जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कैसे पहुँचता है, वो पूरी कहानी, पूरी गाथा है। लेकिन साथ साथ राहुल गांधी, और सबसे बड़ी बात ये कि राहुल गांधी के पिता यानी कि राजीव गांधी के साथ भी जिस आदमी ने काम किया हो, अब राहुल गांधी के साथ काम कर रहा हो, और उनसे ये सवाल पूछना कि पिता के साथ क्या लगता था और पुत्र के साथ कैसा आपका अनुभव है, ये अपने आप में, और ऐसे अनुभवों को साझा करना जनता के बीच, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जिसको साझा कर रहे थे, और प्रशांत टंडन जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे सवालों को निकलवा लिया, जो बात आप मीनू जी कह रही हैं, और उसका जवाब ढूंढ निकाला। लेकिन राहुल गांधी, उनका इंटरव्यू लेने का मकसद यही था कि राहुल गांधी 28 तारीख को या 31 तारीख, उस समय 31 तारीख की बात थी, 31 को राहुल गांधी जा रहे हैं अमेरिका। लेकिन उसके बाद वो प्रीपोन उनका कार्यक्रम हुआ और 28 तारीख की बात आई। लेकिन देखिए कि 26 तारीख को सुनवाई है, 28 को राहुल गांधी कैसे जाएंगे, राहुल गांधी का पासपोर्ट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। हालांकि बनना हो तो 2 घंटे में बन जाए, लेकिन जा पाएंगे क्या राहुल गांधी, ये बड़ा सवाल है। अगर नहीं जाते हैं तब भी, और जाते हैं तब भी, जीत राहुल गांधी की ही होगी, ये भी तय मानिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ इधर स्टूडियो में बैठे हैं शकील अख्तर जी, अंदर की खबरें निकाल के लाते हैं, और उनको ज़बरदस्ती हम बैठा के रखे थे कि नहीं आप बताइए कि क्या कुछ चल रहा है। शकील अख्तर जी, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं सीधे देहरादून से। मीनू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रशांत टंडन जी, संजय जी आपका, और अमलेंदु उपाध्याय जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए, डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा है आजकल बिजली का खासकर, तो उस कारण से तो उनको भी धन्यवाद। और हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो